Welcome, my dear friends. Welcome to this new interview, new podcast. और मेरे साथ आज हैं लोकेश परमार जी। लोकेश एक इंटरनेशनल पेमेंट रिकवरी एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरा निश है वो है पेमेंट रिकवरी फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। और ऐसे ही लोकेश जी की जो निश है बहुत ही शार्प निश है कि ही इज एन एक्सपर्ट इन द पेमेंट रिकवरी एंड ओवरसीज मार्केट। अगर आपकी कोई पेमेंट फंसी है ओवरसीज में, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में, यू कैन easily recover that payment with the help of Lokesh Parashar ji. So for the next minute, Lokesh will introduce himself. Lokesh ji, please over to you. Please tell us about yourself. कि आप कोर आपका क्या है, क्या करते हैं, हाउ डू यू हेल्प बिजनेस ओनर्स, और आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए इंडिया में। प्लीज टेल। तो रोशनी, जैसे आप भी पेमेंट रिकवरी बिजनेस में हैं, आप कोच हैं, यू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ एनी स्टक पेमेंट। उसको निकालना इट्स नॉट इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट्स द मनी इनसाइड समबडी एल्सेस पॉकेट, और वो आपका हक है, आपका पैसा है, लेकिन आप उसको इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इलीगली तो मतलब ही नहीं हो सकता कि आप कोई डरा धमका के या उसको किसी भी तरह से कोर्सिव वे में आप नहीं निकाल सकते हैं। इट्स अ बिजनेस, वी आर नॉट इनटू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस। सो व्हाट आर द लीगल वेज ऑफ गेटिंग योर मनी रिकवर्ड, और वो अगर इंटरनेशनल हो जाता है, दैट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वहाँ के लोकल लॉज लागू हो जाते हैं। फिर बहुत सारी निटी ग्रिटी आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर आपकी कम्युनिकेशन ईमेल पे होगी। कभी आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी हो रही है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड नहीं है उसका। और बहुत सारी जो चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, कुछ सक्सेस स्टोरीज एंड फेलियर स्टोरी उसमें। तो व्हाट वी हैव फाउंड इज, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, वो दोनों को ही ये रिड्रेसल नहीं मिलता। देखिए, किसी की $5 लाख की, $10 लाख की, या मिलियन में अगर आप बात कर रहे हैं टर्नओवर की, वहां रिकोर्स अवेलेबल है, लॉयर भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा बहुत ज्यादा लगा होता है उनका। तो लेकिन जब आप बात करते हैं $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000, $2 लाख, हमने जो अभी तक सबसे बड़ा केस किया, हमने शायद $3,70,000 का किया है। तो इस जैसे आप उस फिगर को और बड़ा करते जाएंगे तो आपके पास एवेन्यू हो जाते हैं। लेकिन ये छोटा सेगमेंट है जहां पेमेंट आपकी इतनी बड़ी नहीं है, वहां और आपको इंटरनेशनल पेमेंट से रिकवरी करानी है, तो फीस भी आपकी सिर्फ उसी हिसाब से बनेगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या एक्सपोर्टर के लिए ये समझना कि मेरी पेमेंट निकलेगी कैसे। चाहे $20,000 का एक कंटेनर गया है, जब $50 का कंटेनर गया है, वो पैसा नहीं आया, आप कैसे निकालेंगे उसको। दिस इज व्हाट वी हेल्प एट द लीगल डेस्क इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। ग्रेट। तो कौन कौन सी कंट्रीज में आप हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर को? पहले मैं पूछ लूं आपसे कि जो आप कोर आपका इंडियन बिजनेस ओनर को हेल्प करना रिकवरी में, और भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दुबई से कोई है जिसने माल भेजा साउथ अफ्रीका में, तो उसकी भी हेल्प करते हैं? सिर्फ इंडिया एक्सपोर्टर्स की हेल्प करते हैं आप? नहीं, इट इज क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो एनी कंट्री टू एनी कंट्री। क्योंकि मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपनी कंपनी में, तो ज्यादातर केस हम लोगों के मेरे पास इंडिया में आते हैं, बट वी हैव आल्सो रिकवर्ड केसेस फ्रॉम वियतनाम, चिली, शिपमेंट वेंट टू सम यूरोपियन कंट्रीज। एक चिली का बायर था, उन्होंने इंपोर्ट किया था इंडिया से, उसका भी अभी एक केस हम लोग अभी हैंडल कर रहे हैं। पार्शियल रिकवरी हो गई है, उसकी बाकी रिकवरी बाकी बची है अभी। तो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनीवेयर टू एनी कंट्री। और प्राइमरली मैं कंट्रियां लिस्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी हैव 75+ कंट्रीज वेयर वी हैव लीगल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल। अच्छा, तो ये सारी कौन से कॉन्टिनेंट्स में है? यूरोप में, एशिया में? मेजरली आपको यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलेशिया में, अफ्रीका में एंड एशिया में। एशिया में हमारा कम है, एशिया का सक्सेस रेट भी कम है। हम शायद उस पॉडकास्ट में भी बात करेंगे कि एशिया में जो पेमेंट होनी है या उसकी रिकवरी होती है, उसके बहुत डिस्मल चांसेस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इवन एक्चुअली करप्शन आल्सो, लॉट टू ब्लेम। ठीक है, तो यू टू टेक चार्ज इन 75 कंट्रीज, ठीक है ना, अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर हमने उसकी लिस्ट समझनी हो, क्योंकि वो आपको है याद भी नहीं, लिस्ट हमने लेनी हो कि अगर, क्योंकि ये वीडियो जो लोग देखेंगे या देख रहे हैं,
हाउ वुड दे नो कि आपकी लिस्ट में वो कंट्री है कि नहीं है, अगर तो हाउ अगर वो इज पॉसिबल? देखो, हमारे पास भी 75+ कंट्री एक दिन में नहीं बनी है। तो जैसे जैसे हमारे पास केस आते गए, मुझे याद है जब हमने स्टार्ट किया था शायद 48+ कंट्रीज को हमने लिस्ट किया था। फिर हमारे पास जैसे जैसे केस आते गए, और क्योंकि हमारा एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो उस कंट्री में, और यही हमारी एक्सपर्टीज रही है 30 साल, जो मैं कहता हूँ हमारी एसेट है, मेरी लाइबिलिटी, जो भी कह सकते हैं इसको, नॉलेज, वो है हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन इन क्रॉस बॉर्डर। तो फिर वहाँ के लोकल लॉयर्स को एंगेज करके उनको फिल्टर करते हैं, देखते हैं, और फिर उसको मैड कर लेते हैं। क्योंकि जब केस सामने होता है तो आसान हो जाता है किसी कंट्री में पेनिट्रेट करना सामने। अब जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एक रिकवरी हमने पार्शियल कर ली, लेकिन अभी भी उसमें काफी रिकवरी बाकी है। तो कोई भी अगर, so we should welcome Bhavana Singh. She's coming. She's a joint secretary who's managing legal desk. और ऑपरेशन की सारी बातें भावना करती हैं। मेरा रोल ज्यादातर पॉलिसी में है, प्रिंसिपल पे है, और मेरिट ऑफ द केस पे भी है। इनिशियली हम केस जो डिस्कस करते हैं, बट ऑपरेशन साइड सारा भावना देखती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, we are not limited to these 75 plus. Maybe when you were talking about 6 months ago, it will be like 84 plus countries. It depends हमें केस कहाँ से मिल रहा है, और वो अगर कंट्री कवर्ड नहीं है तो शायद हम उसको कवर भी कर लेंगे। Great. Welcome, Bhavana ji. Welcome to this amazing interview. Thank you so much for being here. And मैंने क्वेश्चन सर से पूछा था कि कितनी कंट्रीज में हम काम करते हैं, तो सर टोल्ड, लोकेश जी टोल्ड कि वी वर्क इन 75 कंट्रीज। तो मैंने कहा भी अगर कोई इस वीडियो को बाद में अभी देख रहा है तो उसने कहीं एक्सपोर्ट किया, तो हाउ वुड ही नो कि वो कंट्री आपकी लिस्ट में है कि नहीं जहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ही सेड कि भाई अगर वो कंट्री नहीं भी है तो ऐड हो सकती है, वो भी ऐड हो जाती है। ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी कि अगर एक कोई केस आपके पास आ जाता है, इफ एनीबडी कम्स टू यू कि मेरा ये $1 लाख का मेरा केस है, मेरा जो मैंने एक्सपोर्ट किया था, यू मीन स्विट्जरलैंड में किया था, पेरिस में किया था, यहाँ भी किया था, और ये रिकवरी नहीं हो रही, तो व्हाट इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 10? क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? तो एक बात हमने जो मिस की पिछली बार, जो हमारा जो निच है हमारा, वी डू नॉट चार्ज एनी लीगल फी विदाउट द रिकवरी इज सक्सेसफुली डन। वी आर नॉट इन अपफ्रंट फी मॉडल। हम लोग कोई ऐसा लीगल फीस नहीं लेते आपसे कि लॉयर पहले आपसे $1000 लेगा या $5000 लेगा, या डिपेंडिंग अपॉन योर केस $20000 का चार्ज करेगा। हमारे जितने लॉयर्स हैं वो सभी लोग ओनली ऑन पेमेंट आफ्टर सक्सेसफुल रिकवरी पे हमारे मॉडल पे हैं, इसलिए आपको लीगल फीस कोई नहीं देनी होती। एंड फॉर दैट सेम रीजन वी आर वेरी मेटिकुलस एंड पर्टिकुलर अबाउट द मेरिट ऑफ द केस। क्योंकि लॉयर अगर असाइन हो जाता है और वो अपने आप को एंगेज कर लेता है, तो आप और हम भी कंसल्टेंट हैं, हमें पता है जिस दिन से हमने सोचना शुरू कर दिया एक क्लाइंट के बारे में, हमारा टाइम तो वहां शुरू हो जाता है, हमारा मीटर वहां डाउन हो जाता है। तो अब वो अगर रिकवरी सक्सेसफुल नहीं हुई है तो उसकी कोई पेमेंट नहीं है उसको। वेरी गुड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम मेरिट्स पहले केस के देखते हैं। एंड द अदर बेनिफिट एंड अदर, आई वुड से particularly benefit with us is that we also close the case within 8 to 12 weeks. अगर 8 से 12 हफ्ते में नेगोशिएशन से, डिटेक्टिव से, इन्वेस्टिगेशन से, उनके अगर सामने क्लाइंट के लॉयर हैं या सामने डायरेक्ट क्लाइंट है, अगर हमें लगता है कि केस कहीं नहीं जाने वाला, और ये अगर हम कोर्ट में भी कहीं खड़ा करेंगे तो ये एविडेंसेस हमारे इतने फ्रेमवर्क में नहीं बैठेंगे, तो वी विल ऑल्सो टेल यू कि कोई फायदा नहीं इस काम को करने का। कुछ ऐसी इंट्रिकेसीज आपने अपने केस में छोड़ी हुई हैं जिसकी वजह से रिकवरी का सक्सेसफुल नहीं होगी। बहुत एक ऐसा चांस आता है जहां पे हम लोग, बहुत छोटे, बहुत कम केस ऐसे हैं जहां हमारे को लगता है कि हमारा चांस बड़ा स्लिम है लेकिन हमारा पॉइंट बड़ा स्ट्रांग है। और मेजरली वो यूरोप में और यूएस में हम लोगों को ये देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में मैं नहीं बोलूंगा, या अफ्रीका में नहीं बोलूंगा, वहां पे हम एक पॉइंट पे भी लड़के हम पैसा निकाल सकते हैं। तो हम उस केस को एक्सटेंडेड उसमें ले जाते हैं कि ठीक है, हमें टाइम लगेगा, 3 महीने से, अगर 3 से 6 महीने लगे, लेकिन हम लोग इसी मॉडल पे रिकवरी कराएंगे आप। तो क्या ये बोलना ठीक है कि इंडिया में अगर रिकवरी करनी है तो मुश्किल है, बट अगर यूरोप में करनी है तो आसान है? यस एंड नो। क्योंकि इंडिया में रिकवरी है मुश्किल, लेकिन अगर आपका केस स्ट्रांग है और आपके लाइक लीगल फ्रेमवर्क से आपने काम किया हुआ है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिकवरी पॉसिबल है।
इंडिया और में तो ये यूरोप में आम। क्या है, यूरोप में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यूरोप में अगर आपके अभी हमने एक केस जो ड्रॉप किया उसमें पर्टिकुलरली एक व्हाट्सएप मैसेज से, नॉट इवन व्हाट्सएप मैसेज, सॉरी, दैट केस वाज दैट केस गॉट ड्रॉप क्योंकि जो कोर्ट का नोटिस यहाँ भेजा था, वो एक्चुअली वो कोर्ट ने ऑर्डर कर चुकी थी रिकवरी, इंडिया की एक्स पार्टी डिसीजन दे चुकी हमारे क्लाइंट को, लेकिन उसने जेनेवा कन्वेंशन फॉलो नहीं किया था कोर्ट का नोटिस देने के लिए लॉयर को, उसने डीएचएल से नोटिस भेज दिया। एक बारी भेजा, दो बारी भेजा, तीन बारी भेजा, तीनों बार डीएचएल, कोर्ट ने एडमिट कर लिया डीएचएल का नोटिस, लेकिन जब उनको एक्स पार्टी ऑर्डर वहां दिया, उनका लॉयर वहां हुआ, उसने खारिज कर दिया। बोले हमारे पास नोटिस ही नहीं मिला लीगल फ्रेमवर्क से जो जिनेवा कन्वेंशन से मेरी एम्बेसी के थ्रू मेरे को आना चाहिए, तो मैं इस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग इन दिस। तो क्या एम्बेसी भी इन्वॉल्व होती है रिकवरी के अंदर? सैडली हर एक कंट्री की अपनी एम्बेसी अपनी कंट्री के सिटीजन के लिए काम करती है। तो ये जो फ्रेमवर्क ऐसे होते हैं, जो जैसे कहते हैं ना, जिनेवा कन्वेंशन बना तो दिया, लेकिन वो इट बिकम्स ए बैरियर। व्हाट इज जेनेवा कन्वेंशन? ये एक जिनेवा में कन्वेंशन हुई थी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एज, मे बी भावना कैन पुल आउट द लिंक हमारे लॉयर से पूछ के, जिसमें सबसे जो मेजर टर्मिनोलॉजी ये थी कि आपको किसी भी कंट्री के सिटीजन को अगर अपने अपने जस्टिस सिस्टम बुलाना है, मान लो इंडिया के कोर्ट में उसको हाजिर होना है, तो उसका ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उठा के फोन किया चलो भाई इंडिया आ जाओ आप, या इंडिया की कोई दिल्ली की पुलिस वहां चलेगी नीदरलैंड में, वहां से बंदा पकड़ के ले आएगी। आपको प्रॉपर पहले डिप्लोमेटिक चैनल से जाना होगा, होम मिनिस्ट्री से यहाँ से लेटर जाएगा, और इनके एम्बेसी को लेटर जाएगा, एम्बेसी फिर वहां के होम डिपार्टमेंट को वो भेजेगी चिट्ठी, फिर वहां से लोकल जो वहां का आदमी जिसको एड्रेस देना वहां हो जा, मतलब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर बना दिया उन्होंने कि इतना आसान नहीं है मेरे आदमी को पकड़ना। और वो कहीं ना कहीं वो इंडिया में भी लागू होता है। आप पहले शायद नहीं होता था, पर आज तो हम इंडियंस भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हमारे किसी इंसान को इस तरह से पकड़ के आप किसी और कंट्री में ले नहीं सकते यार। अच्छा। पर यूरोप में बहुत पर्टिकुलर है इस मामले में। तो जैसे कि इंडिया में एक बहुत बहुत कॉमन है कि इंडिया में अगर कोई रिकवरी सूट किसी ने डाल दिया है, चाहे रिकवरी सूट है चाहे वो चेक बाउंस केस है 138 का, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इट मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो क्या बाहर भी ऐसा ही होता है? नहीं, बाहर अलग अलग कोर्ट के सिस्टम्स हैं। जैसे नीदरलैंड में तो अगर आपकी नेगोशिएशन हो रही है, लीगल नेगोशिएशन हो रही है, और आपने लीगल नोटिस दे दिया है, तो इट इज एक्चुअली अंडर द प्रिव्यू ऑफ द कोर्ट। कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, बट इट इज कंसिडर्ड कि इफ आई एम सेंडिंग यू लीगल नोटिस, इट इज अंडर द प्रिव्यू ऑफ द कोर्ट ओनली, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू द कोर्ट, दे विल ऑलवेज डिमांड कि आपने आपस में जो बात की थी उसका सारा का सारा मसौदा हमें चाहिए, सारा मसाला हमें चाहिए, तुमने क्या बोला, उसने क्या बोला। अगर आप लोगों की नेगोशिएशन बीच में नहीं हुई है, यू कैनॉट अप्रोच द कोर्ट। कुछ कंट्रीज में सिंपल लॉयर के साथ बैठ के सेटलमेंट हो जाती है, और वो भी बहुत सारे सब्जेक्टिव केस आ जाते हैं। जैसे एक यूरोपियन बड़ी फर्म कंपनी थी, एक बिग फर्नीचर कंपनी, और उन्होंने गलतियां भी की हुई थी, और इधर एक्सपोर्टर ने बहुत बड़ी गलती की हुई थी, लेकिन क्योंकि वो बड़ी फर्म थी, उनके लॉयर बहुत महंगे थे, और हमने इतना एविडेंस उनको दे दिया था कि अगर वो पढ़ते पढ़ते भी लॉयर टाइम लगाता तो मेरे ख्याल से उतने पैसे उसके बन जाते लीगल फीस के। तो उन्होंने वो दे केम टू सेटलमेंट कि ठीक है जी, सब सारे झगड़ा छोड़ो, इतना टाइम तो मेरा लॉयर लगाएगा आपकी सब पोथे पढ़ने में, तो हो सकता है कि इतने पैसे में लॉयर ही खा जाएगा, हम्म। तो लेट सेटल। तो डिपेंड करता है कि आपके किस कंट्री में काम हो रहा है, और वेरी सब्जेक्टिव। आप इसी लाइन में आप समझते हैं, हर एक केस की अपनी अपनी पर्टिकुलर एक नुआंसेस होती हैं, कहीं वीकनेस भी होती है, कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं। आप कब से इस निश में है, पेमेंट रिकवरी में, इंटरनेशनल पेमेंट रिकवरी में, कब से, कितने सालों से? सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी अपनी पेमेंट फंसी थी पहले, और एज ए सर्विस फीस, हमारी एक क्लाइंट थी, उसने ऑर्डर किया इंडिया में एक फैक्ट्री में, और वो मेरे पास 8 साल बाद आई थी घूम फिर के। मतलब मैंने कभी पिच किया था, नीदरलैंड बेस्ड बायर थी वो, कभी हम जाता था तो मैंने बिजनेस पिच किया, उसने कहा मेरे पास ऑलरेडी बाइंग एजेंट है, लेकिन यू सीम टू बी प्रॉमिसिंग, मैं आई लुक फॉरवर्ड। हम जोधपुर में उससे मिले भी, मैंने उसके बाइंग एजेंट के साथ भी नाश्ता किया, हम तीनों मिले, और दैट वाज द लास्ट मीटिंग। आफ्टर 8 years शी सेंट मी ए मैसेज ऑन लिंक्डइन कि लोकेश आई एम कमिंग बैक टू इंडिया। मैंने इंडिया से काम करना छोड़ दिया था, मैंने वो बाइंग एजेंट ने मेरे को चीट किया, ये किया वो किया, मैं चाइना से करती थी, अब मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ हैप्पी, मैं कहा ठीक है, बढ़िया बात है अगर आ रही है तो। और वो लेती थी पुराना सामान, ओल्ड फर्नीचर लाइक रिप्रोडक्शन एंड एंटीक्स।
तो हमने 3 कंटेनर उनके इंस्पेक्ट किए, भिजवा दिया, उन्होंने हमारा सर्विस फीस पे कर दिया। सेकेंड टाइम शी लाइक 1 डे बिफोर शी सेड कि मैं वापस आ रही हूँ जोधपुर, मेरे साथ चलना है अपने, आप अपने एजेंट अपने मैनेजर को भेज दीजिए। तो वो थोड़ा सा, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टोरी क्योंकि ये आपको ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे क्रॉस बॉर्डर बिजनेस में। ये हमारे लिए पहली घंटी होनी चाहिए थी। जैसे क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं ना कि आपको क्राइम के इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, ये हम नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि हम ट्रस्ट कर रहे थे उससे कि कोई भी ऐसा बायर अगर वो प्लान कर रहा है इंडिया आने का नीदरलैंड से, वो बाइंग करने आ रहा है, वो अपने घर से अंडा और ब्रेड लेने नहीं जा रहा कि उठा और चला गया। उसने पहले से प्लानिंग की थी कि मैं इंडिया आ रही हूँ। उसके मन में क्या था नहीं था, उसने हमें लास्ट डे बताया एक दिन पहले कि मैं कल इंडिया आ रही हूँ। मेरे मैनेजर ने सरप्राइज भी बोला कि सर ऐसे कैसे हो गया। मैं कहा हो सकता है भाई, प्लान नहीं बताया, भूल गई होगी, तू चला जा। सो वी वेंट, 2 कंटेनर का उसने ऑर्डर बनाया 3 फैक्ट्री के साथ। और जब पेमेंट की बारी आई तो उसने बोला मैं फैक्ट्री की पेमेंट कर देती हूँ लोकेश, मेरे पास शॉर्ट ऑफ फंड्स है, मैं आपकी पेमेंट बाद में करूंगी, अगले हफ्ते तक कर देती हूँ। हमने कहा ठीक है। वो हमारे लिए सेकंड घंटी थी कि जब आप $70,000 कर सकते हो तो आपको $3500 करने में दिक्कत कहाँ से आएगी। हम्म, तो हमने भी छोड़ दिया कि ठीक है, क्लाइंट है, इतने साल बाद आई है। तो और ये हमने बहुत सारे केस में देखा है हमारे साथ। अब जो हमारे एक्सपोर्टर जो फंस जाते हैं वो भी यही कहते हैं, अरे यार वो ट्रस्ट कर लिया था, उन्होंने कहा 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, हमने बोला ठीक है दे देते हैं, और बिल्टी छोड़ दी, बीएल छोड़ दिया। बस ये जहां बीएल छोड़ा आपके मतलब आपका काम गया, टाइटल ऑफ गुड्स गए आपके, और अब आप भिखारी की तरह सामने खड़े हो कि भैया मेरा पैसा दे दो। इवेंचुअली उसने वो 1 हफ्ते को 2 हफ्ते बनाया, फिर 1 महीना बनाया। फिर मैंने जब उसको पुश किया कि भाई बहुत छोटी अमाउंट है, आप क्यों नहीं पे कर रहे हो, तो बोले नहीं माल ना खराब आया है, टूटा हुआ माल है। उसने फिर 2 महीने लगाया हमारे को बताने में, बार बार ईमेल डालते थे कि सामान क्या टूटा हुआ है तेरे पास, तू क्वालिटी क्लेम एस्टेब्लिश तो करेगी ना, ठीक है। अगर कोई चीज टूटी होगी, मैं तो सामान बना नहीं रहा, मैं तो आपको सर्विस दे रहा हूँ ना। तो हमने जब देखा है सब सामान ठीक था। अब जब तक आप मुझे फोटोज नहीं दोगे आइटम क्या टूटा हुआ है, मैं फैक्ट्री से बात कैसे करूंगा। 2 ढाई महीने में उसने हमें 3 फोटो भेजी। उन 3 फोटो का टोटल अमाउंट बनना था $2,500 कि इतने का सामान अब मैंने लिया था। हमने फैक्ट्रीज में मैनेजर ने बात की, उन्होंने कहा सर मैडम दोबारा आएंगी, हमारे ये 3 फैक्ट्री के 800 700 ऐसे करके टोटल $2,500 बन रहे हैं, हम उनको ये क्रेडिट दे देंगे। टूट जाता है, बहुत लंबी रेलिंग है, 12 फुट की लोहे की कास्ट एंड रेलिंग है जो 70 साल पुरानी है, और वो शिपमेंट में कंटेनर में गई टूट गई होगी, कोई बात नहीं, मैडम को बोलो कूड़े में फेंक दे, जब आएंगी तो हम दे देंगे। हमने कहा आपका क्लेम एस्टेब्लिश हो गया, आपका तो हमने क्रेडिट नोट भी दिलवा दिया, तो नुकसान तो पूरा हो गया आपको, आप मुझे मेरे पैसे दीजिए। बोले नहीं मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। चलो कोई बात नहीं, हम बात करते रहे। फिर एक दिन फैक्ट्री का फोन आया कि सर वो मैडम तो आई हुई है, आपका मैनेजर साथ में नहीं है इसके। मैंने कहा चल अगर वो डायरेक्टली काम करना चाह रही है तो इट्स ए चॉइस ऑफ द बायर, लेकिन क्योंकि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है तो अच्छा है तुमने मुझे फोन कर दिया। तो बोला सर मैंने पूछा भी था कि आपने लोकेश जी के साथ कोई नहीं आया उनका मैनेजर, तो बोली नहीं मैं दिल्ली में जाके उनसे बात करूंगी। और वो हमसे नहीं मिली, बाय किया हमने फैक्ट्री को, ओके गो हेड दे दिया कि ठीक है आप अपना बिजनेस करो यार, आप हमारे लिए क्यों नुकसान कर रहे हो, अगर आ चुकी है तो अपनी बाइंग पूरी करो, आपने जो क्रेडिट नोट वगैरह दिया है वो सब करो, एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। एंड देन आई रियलाइज कि उसने हमारे पैसे देने नहीं है। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि ये पेमेंट रिकवरी इंटरनेशनल कैसे होती है। तो 2 3 कंपनियां देखी मैंने, ढूंढी यूरोप में, सभी लोग रिकवरी एजेंट थे। आई कुड नॉट फाइंड अ लॉयर विच सेड कि ये रिकवरी आपकी जेन्युइन है। हालांकि मैं एक बार खुद भी गया उसके ऑफिस मिलने, मैं अपने दोस्त को लेके गया, तो वहां भी मैंने जो जिल्लत कहते हैं ना आदमी की, कि ये हमें मेरे शोरूम में नहीं खड़ा होगा और मैं सिर्फ डच में बात करूंगी, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगी। आधा पौन घंटा वो बात करता रहा। उसने अल्टीमेटली बोला कि अगर तुम ज्यादा टाइम यहाँ रुकोगे पुलिस बुला लूंगी। तो हम वहां से खाली हाथ आ गए। तब मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए इससे तो पैसे निकालने निकालने हैं। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई थी कि कैसा एक मैकेनिज्म बनाया जाए। एंड आई फाउंड ए लॉयर। वो मैंने सारे रिकवरी एजेंट्स को डाल के देख लिया, सबने बोला सर आपको ना यूरोप में कोर्ट में केस करना होगा। हमने फोन किया था मैडम को, मैडम तो डच में बात करती हैं, और वो ऐसे ऐसे बता रही हैं ये लॉयर का काम है, अब लॉयर आपको हम बता देते हैं। मैंने कहा मैडम लॉयर तो मैं खुद ही देख लूंगा, मैं आपके साथ क्यों काम करूंगा मैं। बट इवेंचुअली आई फाउंड ए गुड पार्टनर, एंड शी वॉज नॉट डूइंग द रिकवरी बिफोर, वेरी फ्रैंकली शी इज एन एक्सपर्ट ऑफ कार्गो डैमेज क्लेम्स। और जब ये 2020 आया, उससे थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड देन आई सेड कि अभी जिस तरह की सप्लाई चेन रुकी है, हर चीज रुक गई है पूरे वर्ल्ड में,
द ग्रेट पॉज विच आई कॉल। जब पॉज लग गया तो कोई कंटेनर यहाँ पड़ा है, कोई माल वहां पड़ा है, किसी की पेमेंट आई होगी, किसी का माल रास्ते में होगा, झगड़े बढ़ने वाले हैं। तो क्या हमें इंटरनेशनल पेमेंट रिकवरी का बिजनेस देखना चाहिए? एंड शी सेड या मेरे लॉयर कर सकते हैं। मैंने कहा एक काम करो, पहले मेरा निकालो। सबसे पहले मैंने अपना केस दिया। इन आई थिंक इन 3 weeks आई हैड $3,500 इन माई यूएस अकाउंट। वेरी गुड। तो मेरे को एक विश्वास हो गया। सिमिलर स्टोरी हमारे भावना की थी, इसलिए वो लीगल डेस्क देख रही हैं। इनके साथ भी एक बायर ने फ्रॉड किया, और क्योंकि हम बाइंग एजेंट है, देखो हमारा तो माल है नहीं, ना हमने पेमेंट देनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, तो कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो लीगली और इलीगली आपको केस में पार्टी बनाया जा सकता है। तो भावना के साथ भी ऐसा हुआ कि वो किसी केस में पार्टी बना दिया एक्सपोर्टर ने कि मैडम मुझे नहीं पता, आपका बायर पैसे नहीं दे रहा, मैं तो आपको पकड़ लूंगा। और उसने बैंक को नोटिस दे दिया, इनके बैंक को। इनका बैंक भी इनको परेशान कर रहा है। वो केस हमने जब देखा और उसको जब निकाल के समझ में आया, उस वो बायर बहुत ही टेढ़ा बायर था। इन्वेस्टिगेशन भी कराई, डिटेक्टिव भी छोड़ दिया हमने न्यू जर्सी में, घर भी पता कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि उसने कंपनी ही चेंज कर ली अपनी। वो ऑल इन ऑल उस कंपनी को बंद करके नई कंपनी खोल ली। अब आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो इतना तो हमने कर दिया था कि वो अब उन स्टोर्स में माल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उन सब स्टोर्स को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन हमारी रिकवरी नहीं हो पाई। और ये भी हमने वहां से लेसन लिया कि किस तरह से बायर बेसिकली एक्सपोर्टर को बेवकूफ बनाता है, और ये बहुत रिपीटेडली कई बार करते हैं। और वो ऐसे एक्सपोर्टर को तलाशते हैं कि जो मेरे को उधार दे देगा, और वो साल में $1,00,000 2 लाख का मिल गया, उसका तो वो कमाई है। जिसने पैसे नहीं देने, उसके तो $1 लाख की कमाई है। आपसे माल मंगा लिया, $1 लाख कमा लिया उसने, अब आप भागते रहो पीछे उसके। मैं भी अपनी कोचिंग में यही बोलता हूँ कि उधार तो देना ही नहीं है, और अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस चेक करके कि भाई ये एक्चुअली ये गुड गुड पेइंग मास्टर है, तभी देना है। तो मेरा 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 क्वेश्चन था कि मैं व्हाट इज एक द। मिनट आपकी बात ऐड करता हूँ। उधार का बिजनेस है, उसके रास्ते भी हैं, और स्पेशली इंटरनेशनल में तो बहुत आसान से रास्ते हैं कि आप उनसे बैंक की फैक्टरिंग करवा सकते हैं। आजकल तो इंडिया में फैक्टरिंग होगी, अब 10 साल पहले नहीं थी, मतलब पिछले अब 50-60 साल अब में नहीं थी, अब पिछले 10 साल से ऐसा हुआ है। इंडिया में फैक्टरिंग भी होती है, हम्म, और फैक्टरिंग ये होती है कि बायर की क्रेडिबिलिटी पे बायर को उधार मिल जाएगा। हम्म, तो अब अगर जो बायर आपकी फैक्टरिंग नहीं कराना चाहता कि भाई मेरी हम्म, क्रेडिट लिमिट मत छिड़वाओ, मैं नहीं अपना इन्वेस्टिंग कराऊंगा, इसका मतलब बेईमान है वो। यस, या आप मान के चलो कि पैसे नहीं मिलने वाले आपको। यस, वो सॉर्ट ऑफ सिविल उसका खराब है। हाँ, सिविल खराब है, या वो उसको उसने इंटेंशन यही है कि मैं पैसा लूं और जाऊं, मैं अपना सिविल खराब नहीं करना चाहता। हम्म। तो मेरा एक सवाल रह गया बीच में कि व्हाट इज द प्रोसेस यू फॉलो, स्टेप वन। जैसे आपके पास मेरा केस आया, मेरी कोई रिकवरी, मेरा एक क्लाइंट था, मेरा एक पार्टिसिपेंट था, उसकी दुबई की रिकवरी थी। दुबई का उसने एक रिटेलर को फैब्रिक दिया था, उसका नाम था अमित लब्बासी, मुंबई से। तो दुबई वाला जो इम्पोर्टर था वो इसके ऑफिस में आया, माल निकाल लिया 1 करोड़ रुपए का, 80 लाख रुपए का माल मूल निकाल के, यहाँ पेमेंट आपकी कुछ एडवांस दिया हो उसको, बाकी जी मैं जाती भेज दूंगा। इसने भेज दिया माल, वो आज तक आया नहीं। तो वो केस मेरे पास आया था, बट मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसा अगर कोई आपके पास केस आए कि भाई किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया है और ना कोई फैक्टरिंग है, ना कोई बैंक गारंटी है, ना कोई एलसी वगैरह, तो उस केस में व्हाट प्रोसेस यू फॉलो, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, कुछ बताएंगे? मैं बगैर किसी कंट्री के नाम लिए, क्योंकि आपने जो जिस केस का रेफर किया है, ये जो कंट्री और ये शहर है ना, ब्लैक लिस्टेड है। ये आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में तो फिर भी आपको रिकवरी पॉसिबल है, पर कुछ देश ऐसे हैं जहां आपने माल भेज दिया अगर, और आपको पैसा नहीं आया है, तो शायद आपको भगवान के नाम पे उसको रख देना पड़ेगा। ऐसी और जो। हमने हमने कुछ कंट्रियों को इसमें, नॉट टू नेम द कंट्री, हमने उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ कि अगर आपने उस जगह माल दिया है तो डोंट वेस्ट माई टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। जितने चोर चक्के मार के हैं वो सब एक जगह बैठे हुए चलिए, ऑफलाइन में इसको ले लूंगा मैं आपसे हैं। बिल्कुल। कि मैं सबको गाइड कर सकूं, यहाँ पर काम नहीं करना आपने। ठीक है। बहुत बेकार रिकॉर्ड है। एल्स ऑफ द मिडल ईस्ट, बाकी जो हाँ, प्रोसेस की बात करते हैं, तो जैसे प्रोसेस। आप हमें केस देते हैं, क्योंकि
फेडरेशन एक लीगल डेस्क मैनेज करता है, तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस $50 की लेते हैं, जो सिर्फ हमारे खर्चे को कवर करती है कि आपका सारा एविडेंस लेना है, आपसे सारी ईमेल्स लेनी है, जो भावना जी के साथ एक इंटर्न लगी हुई है, हम उसको स्टडी करते हैं पहले अपनी लेवल पे कि हमने आपसे इनवॉइस लेनी है, पैकिंग लिस्ट लेनी है, आपने क्या क्या कम्युनिकेशन की है, व्हाट्सएप से किए हैं, टेलीग्राम से किए हैं, ईमेल से किए हैं, ओरली तो हम कहीं एडमिट नहीं कर सकते, कोई जूम कॉल आपने की उसको अगर रिकॉर्ड किया तो उसका। और हमने एक केस तो देखा था, भावना कितने व्हाट्सएप मैसेज थे उनके, वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही व्हाट्सएप पे था, 500 समथिंग। यू आर म्यूटेड। 185 WhatsApp chats were देयर there. वर 185 व्हाट्सएप चैट, जो हमें पहले देखना पड़ा था, और व्हाट्सएप चैट वो स्क्रीनशॉट भेज रहा है हमारे पास। Screenshots say, and we sorted. I sorted all those. वो Gone through सारे to स्क्रीनशॉट understand. शॉट करने की किस डेट में कौन क्या कह रहा है, Yeah. हमने उसको बाद में ईमेल भी मंगवाया, वो उसको नहीं आता था ईमेल कराना, मैंने कहा तो स्क्रीनशॉट दे यार, कल कोई बात नहीं। तो वो सारी चीजें हम पहले मसौदा तैयार करते हैं, और व्हेन वी सी कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देन वी चेक विद द लॉयर ऑफ द कंट्री, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस वॉल्यूम, दिस लेवल, एंड व्हाट वी फील इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, एंड इफ दे एक्सेप्ट इट, देन वी विल सेंड यू अ लेटर ऑफ एग्रीमेंट। हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो आपको दे ही देते हैं, जब आप फीस पे करते हैं हम तभी आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं जो आप साइन करते हो, जिससे हम तो वकालत भाषा में बोलते हैं वकालतनामा। यू सरेंडर योर राइट्स टू नेगोशिएट। टेक्निकली अगर मैं भाषा बात करूं तो जब आप सेटलमेंट के ऊपर जाते लॉयर पे जाते हैं, और वो लॉयर कमीशन बेस पे है, एक सर्विस फीस मॉडल पे है कि उसको रिकवरी तभी पैसे मिलेंगे जब रिकवरी होगी, तो वो सेटलमेंट राइट अपने पास रखता है, वो राइट आपको साइन करके देना है। और इसलिए हम हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये भी एक सवाल होता है कि आप हमारे पास आ रहे हो, आपने अभी तक कौन से तरीके अपनाए हैं, क्या आपने कोई केस तो नहीं किया हुआ है, आपने कोई लॉयर हायर किया था। और डेफिनेटली वी मेक श्योर वी टेल देम कि जिस दिन इस पैसे को जीरो आपने मान लिया ना अपने बिजनेस में, हमारे पास तब आना। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि सेटलमेंट राइट तो है नहीं आपके पास, अब आपकी रिकवरी तो लॉयर को पता है ना कितनी हो सकती है, और वो अपनी कमीशन कम क्यों कराएगा, वो तो जितना ज्यादा रिकवरी होगी उतने ज्यादा पैसे मिलने हैं उसको। फिर भी क्लाइंट कहता है नहीं सर मेरे को ना 100% पैसा चाहिए था, मुझे तो 80% मिला है, आई एम नॉट हैप्पी। अरे भाई आप 80 को मान रहे हो, आप 20 देख रहे हो लॉस को, लेकिन 80 का प्रॉफिट नहीं देख रहे आप। और वो लॉयर 100 क्यों लगाएगा, उसको 100 मिल रहा होगा तो, और वो 3 महीने लगा रहा काम करने के लिए आपके। अब आप अगर आपके पास राइट हुआ सेटलमेंट का, आप तो 80 मना कर दोगे कि मैं तो 100 लूंगा जी। दैट इज द वे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन टू द क्लाइंट, एंड वी मेक श्योर कि उनकी उम्मीदें ना ज्यादा हमसे हो और ना ही हमसे कम हो। तो वो लेटर ऑफ नेगोशिएशन एक्सेप्टेंस जो है जाता वो है, लॉयर करता है? हाँ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज फ्रॉम द लॉयर लेटर हेड। नहीं, नेगोशिएशन जो करता है वो लॉयर करता है पार्टी से, या क्लाइंट Yes. और पार्टी को नो, मिलवाता है देयर आपस इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टीज, लॉयर टू योर पार्टी और लॉयर टू योर पार्टीज लॉयर। ओके, मतलब इंडिया में तो ऐसे देखा गया ना भाई, सॉर्ट ऑफ मीडिएशन में तो दोनों पार्टी सामने बैठ जाती हैं और वो नहीं, मीडिएट करती हैं। इसमें मीडिएशन नहीं होती है, इसमें सिर्फ लीगल टू लीगल है। अगर क्लाइंट लॉयर नहीं ला रहा, क्लाइंट खुद कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम आवर साइड इट्स अ लीगल लॉयर। अच्छा, क्लाइंट क्लाइंट से बात नहीं करता सामने वाले से? नहीं, क्लाइंट से उस अभी हमने लेबनान की कराई थी रिकवरी। लेबनान में वो कोई फैमिली में मामा शामा ही थे कोई उनके, इंडियन एक्सपोर्टर के, और लेबनान में उन्होंने माल देना शुरू किया, अच्छा बिजनेस था, फिर वो डिमोनेटाइजेशन हुआ लेबनान में, उसके $50,000 नहीं दिए उन्होंने। उस केस में क्योंकि वो फैमिली वाइफ की फैमिली साइड से मामा ऐसा कुछ रिश्ता था उनका, वो एक्सपोर्टर मेरा फ्रेंड था, मैं किसी बायर के साथ गया था, तो ही हट सॉ कि बोला गया तुम्हारा पेमेंट का जो वो है बिजनेस, उसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हो क्या? मैंने कहा बताओ क्या करना है। बोला यार वो मामा है हमारे, मैं बोल सकता नहीं है, 2 साल हो गए पैसा आने दे, $50,000 मेरे दिए नहीं है, वो लेबनान में डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये हुआ। मैंने कहा देख भाई, अगर हम जब पहुंचेंगे ना उसके पास, वो तेरे पास जरूर आएगा। तो उस केस में आपको मना करना पड़ेगा कि मामा जी आप तो, मैंने केस लॉयर को दे रखा है, आप लॉयर से बात कीजिए। और वो एग्जैक्टली हुआ, जैसे ही लेबनान का लॉयर ने उसको टच किया, उसे सीधा व्हाट्सएप डाला अपनी भांजी को कि भाई तेरा हस्बैंड विश्वास नहीं करता है क्या मेरे पे। तो वो एकदम उसका मैसेज आया भावना के पास कि वो मेरे को कह रहे हैं कि किसी लॉयर ने मुझे अप्रोच किया। बोला हाँ बोल दो लॉयर ने अप्रोच किया। बोला मैं तो केस मेरे अकाउंट में दे दिया, अकाउंटेंट ने मुझे मुझे पता नहीं, आप जो इग्नोर करो उसको, आप क्योंकि जितना ज्यादा आप एंगेज करोगे उतना ज्यादा आपका नुकसान है उसके अंदर। और उसने साफ बोल दिया कि सर आप ही देख लो क्या करना है।
उसकी शायद अभी चौथी किस्त आ चुकी है, उसको फिर किस्तों में पैसे उसने बोले मैं दूंगा। मैंने कहा आप अपना रिश्ता मेंटेन रखो, लेकिन ये बिजनेस है। अभी उसकी शायद 10 किस्तें बनाई है उन्होंने, 5,000 की 4 किस्त आ चुकी है उसकी। तो ऐसे केस में, और एक बार ऐसा हुआ था, एक ऑस्ट्रेलिया का हमारा क्लाइंट था और इंडियन एक्सपोर्टर था, उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी, बातचीत चल रही है, और वो पैसे भी शायद भावना कितने 75 या 80 78,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कुछ थे उसकी। जो सेकंड डे उसके बैंक में क्रेडिट आ गया। लॉयर गेट करते ही। आप सुनो, उसने हमें केस दिया आज, हमने केस लॉयर को सबमिट किया है, शायद वो फ्राइडे ऐसा कुछ था। जब उसने अगली बार बैंक देखा तो उसको पैसा आया हुआ था। फिर हमारे लॉयर ने बोला अभी पैसा मिल गया उसको। हमने उसको पूछा, बोला हाँ सर पैसा मिल गया। यू नो व्हाट इज सेड, मुझे लगता नहीं है कि आपके लॉयर ने कुछ किया है, शायद मेरे क्लाइंट को ना अपने आप ही दया आ पछतावा गई हो गया, है। मेरे पैसे भेज दिए उसने। दया आ गई है। क्या भैया ऐसा नहीं है, उसको लीगल नोटिस की कॉपी दिखाई है, किस टाइम पे लीगल नोटिस गया, तेरा पैसा कब आया है, हम्म। तब जाके माना वो कि हाँ सर आपने तो फ्राइडे को नोटिस दिया था, पैसा मेरा मंडे को आया है। मैंने कहा बेटा वो सैटरडे संडे ये सोच रहा था कि लड़ू कोर्ट में या पैसे दूं। हम्म। ये तो चीजें होती है, तो हम एनकरेज नहीं करते क्लाइंट को, लेकिन अगर, क्योंकि जिसने पैसे देने हैं उसकी प्रेरोगेटिव भी होती है, वो क्लाइंट पे जा भी सकता है। तो हम डिस्करेज करते हैं कि जितना आप एंगेज करोगे ना क्लाइंट को अपने साथ, जिससे पैसा देना है, वो आपका नुकसान ही करेगा, क्योंकि वो आपको पहले नुकसान दे चुका है। यस। तो चाहेगा कि लीगल हट जाए, तो मेरा भाईचारे में जैसे उल्लू बनाया अभी मैंने तेरे को, वैसे ही मैं और उल्लू बनाऊंगा 6-8 महीने, दोबारा बनाऊंगा। यस। और फिर दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि तू एक बार बन चुका है। There is another, recently there is another case. उसमें वो बायर कह रहा है मैं इंडिया आ रहा हूँ, आके मेरे से मिलो. So he's trying to telling him कि अब तुम बीच में ये लॉयर वर्क को हटाओ, मैं आ रहा हूँ, हम लोग यस मिलके यस बात करते हैं. यस But यस। then he refused. Yeah. दोबारा उनको बातों में लगा लोगों के, और वो एग्जैक्टली, वो हटाएगा तो उसको। लालच दे दूंगा, मैं ऑर्डर ला के दे रहा हूँ, ये सब भी करते हैं लोग, तो मैं आप दोबारा काम करना चाह रहा हूँ। आप जो रिकवरी करते हैं या करवाते हैं, वो लॉयर के थ्रू होती है, कोई रिकवरी एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं, होती है? नो रिकवरी एजेंसी, प्योर लॉयर्स। कुछ प्योर केसेस लॉयर्स। में, जैसे हमारे एक फिरोजाबाद का लॉयर एक्सपोर्टर था, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, ब्राजील में माल गया था, ब्राजील के लॉयर ने एक दो बार ट्राई किया, बोला लोकेश को फायदा नहीं है, माफिया के लोग हैं, बड़े बड़े लॉयर इनके पास, वो मेरी दुकान में उठवा देंगे, तो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो अब उसने बैंक में उसने लोन लिया हुआ था यहाँ पे, पैकिंग क्रेडिट। तो उसने कहा सर मुझे नहीं रिकवरी हो रही, कोई बात नहीं, $20,000 है, मैं भूल जाऊंगा उसको, लेकिन क्या मेरे को लॉयर एक लेटर पे लिख के दे सकता है कि रिकवरी हमने कोशिश की थी, ताकि मेरे को आरबीआई का जो नोटिस है, ये भी बहुत सारे केसेस में हमने देखा हमने, क्योंकि आरबीआई तो पैसा मांगेगा ना, आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपके नोटिस आते रहेंगे। अब आइस गेट में तो बहुत सिस्टम भी हो गया कि आपको रेगुलर ईमेल आती रहेंगी आरबीआई से, और आजकल तो ईडी भी इन्वॉल्व कर दी आरबीआई ने, कि अगर कोई पेमेंट नहीं आई है, कोई आपने एक्सपोर्ट किया है तो अभी एक केस आया था इसमें ईडी का नोटिस भी आया हुआ उनको। मैं ये बात समझा नहीं, शायद जो सुन रहे हो भी नहीं समझेंगे, जो ऑडियंस देखेगी इसको, कि आरबीआई को पैसा क्यों देना पड़ता है एक्सपोर्ट के बाद? तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप डिक्लेयर करते हैं कि इस एक्सपोर्ट का पैसा आएगा, उसकी जो नॉर्मल मियाद है 180 दिन की है, आपका बैंक 180 दिन आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। 180 दिन के बाद ऑथराइज डीलर जो बैंक है वो आरबीआई का डीलर है, उसको आरबीआई को वो सारी पेमेंट की लिस्ट भेजनी पड़ती है जो 6 महीने पहले एक्सपोर्ट हो चुका है, उसको 180 दिन हो चुके हैं। हम्म। फिर आप उसकी एक्सटेंशन मांगते हो, कई बार बैंक अपने आप से एक्सटेंशन देता है नेक्स्ट 180 डेज की। तो विद इन ए ईयर अगर आपका पैसा नहीं आया और आपने एक्सपोर्ट कर चुके हो, आप शिपिंग बिल वगैरह सब दे चुके हो या आपके पास पड़े हैं जो भी है, पैसा नहीं आया आपका, तो आरबीआई से आपको नोटिस आएगा कि ये एक्सपोर्ट किया था, उसका पैसा कहाँ है। गॉट इट। आप कह रहे हो कि जो उसने एक्सपोर्ट किया था वो बैंक लोन लेके किया था, उसने बैंक लोन नहीं, रिटर्न अपना भी करना है। किया हो, अगर आपने एक्सपोर्ट किया हुआ, लोन का इससे मतलब नहीं है, अपने पैसे लगा के भी एक्सपोर्ट किया है, और आपने डिक्लेयर किया था कि ये मेरा एक्सपोर्ट है, कस्टम में तो एक्सपोर्ट चला गया ना, एक कस्टम से कॉपी जाती है बैंक को, तो भाई ये एक्सपोर्ट हो गया है, तो अब आपको वो पैसा लाना है। Got और it. अभी रिसेंटली शायद पिछले 2 साल में ये चेंज आया है कि अब ईडी को भी इन्वॉल्व कर दिया उसके अंदर। तो अब ईडी के बाद जो डेटा है कि किस एक्सपोर्टर का माल गया है और उससे पैसे नहीं आए, और लोगों को ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं, तो उस केस में उसने कहा सर मेरी कम से कम ये कहाँ तो उतरे आरबीआई की। ईडी तो नोटिस लॉयर क्यों दे हमारा रही है लेटर लिख उनको? के देगा कि हमने रिकवरी कोशिश की और रिकवरी फ्यूटाइल है, ये रिकवरी नहीं पॉसिबल है। तो व्हाई ईडी सेंडिंग नोटिस टू द एक्सपोर्टर? सर इसमें बहुत सारे ना हवाला के लोग भी फंसे हुए हैं, जो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं, माल जाना नहीं है,
अभी जो रिसेंटली केस आया जो हमने ड्रॉप कर दिया था, हमने बता दिया था कि 25 करोड़ की आपकी जो एक्सपोर्ट आप शो कर रहे हो वो अफ्रीका में माल भेजते थे, और अफ्रीका में डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है। अब 25 करोड़ का आप एक्सपोर्ट कर चुके हो, बिलिंग आपकी किसी पार्टी को होती है, वहां पे पैसा कैश इंडिया में आता है, आपको पैसा कैश मिलता है। करते 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 बैंक में जब तक आपका चल रहा था, काम चल रहा था, तो 25 करोड़ की लाइबिलिटी निकली हुई है। ईडी का आ गया नोटिस हम्म, कि ये एक्सपोर्ट तो हुआ है पिछले 10 साल में, इस पैसा तो एक बार भी नहीं आया आपका। वो बैंक मैनेजर भी फंसा हुआ है और एक्सपोर्टर भी फंसा हुआ है। हम्म। तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि लाइटली है, ले लेते हैं इसको लाइटली, लेकिन अगर आप जेन्युइनली एक्सपोर्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सारी ट्रांजैक्शन को भी पूरा रखें आप, नहीं तो किसी भी दिन ये तलवार आपके सिर पर लटकेगी। तो प्रोसेस हम जो समझे हैं वो ये है कि जैसे ही आपके पास कोई केस आता है तो आप पहले उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन समझते हैं कि इसके पास इनवॉइस है, ऑल द डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी हैं आपके केस फाइल करने के लिए वो है कि नहीं है, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन कितनी बार वो कैसे हुआ। तो वो सारे एविडेंस आप समझ के अपने लॉयर को दिखा के उस कंट्री के, अगर वो लॉयर अप्रूव करता है कि हाँ भी केस मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर लूंगा, तो आप उससे केस शुरू करते हो। ऐसे ही है। जी और जब लॉयर केस शुरू करता है तो वो सारे एविडेंस समझ के द सेकंड पार्टी जो बाहर बैठी है उसको नोटिस डालता है, या फिर रिटर्न में, या हाँ, फिर ईमेल, या नोटिस फिर हार्ड डालते ही हम कॉपी। इन्फॉर्म करते हैं क्लाइंट को कि नोटिस सर्व हो गया है, और उन्होंने 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी टाइम वो मांगता है वो टाइम बता देते हैं उसको हम। और एवरी मंथ वी विल गिव यू एन अपडेट, उस या उससे पहले कोई अपडेट आ गया तो, नहीं तो अगर केस में कई बार होता है कि लॉयर टाइम ज्यादा मांग लेता है, तो हम उस केस में आपको एवरी मंथ आपको बताते रहते हैं कि भाई आपका केस अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, और अगर कोई एविडेंस हमें चाहिए होगा तो हम आपसे अपने आप मांग लेते हैं उसके अंदर। तो नोटिस डालने के बाद का प्रोसेस वेट करना होता है, या फिर उसके आंसर की वेट, या फिर उसका आंसर अगर आगे भी मैं नहीं दे रहा, या फिर मेरा कोई डिफॉल्ट है, या फिर कोई डिस्प्यूट है, या फिर मैं आई विल मेरा लॉयर जवाब देगा, तो फिर वो क्या प्रोसीजर होता है? उस केस में देखो, जैसे हम नोटिस भेजते हैं तो सामने वाला क्लाइंट या उसका जो लॉयर है वो क्या जवाब देता है। कई बार वो काउंटर क्लेम कर लेते हैं कि नहीं, इनकी क्वालिटी खराब थी। अब वो जो लाइन वहां से आती है वो एज इट इज हमें पहुंचती है, और हम क्लाइंट से पूछते हैं ये लिख के भेज रहा है कि वो तो क्वालिटी क्लेम आपको बता रहा है कि अभी हमने एक केस शू फैक्ट्री आगरा की उसका किया हुआ है, और उसने बोला मैं तो आज तक जब भी काम किया मेरी क्वालिटी क्लेम आई थी, उसका शायद 1.25 करोड़ का क्लेम है। और जब हमने उससे बोला एक्सपोर्टर को कि भाई मेरे को एक ऐसी ईमेल दे दे जिसमें उसका बाइंग एजेंट भी था आगरा में, जहां पे ये हो कि दे वर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, वो हमें 3 साल काम किया उस बिजनेस में, हम्म। आज तक भी वो एक ईमेल नहीं दिखा पाया जिसमें बायर ने ये नहीं बोला हो कि आपकी क्वालिटी खराब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अगर हम माल डिलीवर करके जो एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उससे एक एश्योरेंस ले ले 15 दिन बाद कि भी आपको माल पहुंच गया है, क्वालिटी ठीक से, एक बार चेक कर लो, कल को आप बोलो, अगर ये ईमेल उससे मंगवा लेना, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाता हूँ। जैसे उनका बाइंग एजेंट है, इंस्पेक्शन कंपनी इंडिया में है, जब उनकी इंस्पेक्शन कंपनी का ईमेल जा रहा है एक्सपोर्टर के पास, तो भी वो लिख रहा है कि वी रिक्वेस्ट यू, अर्लियर देयर वाज ए पुअर क्वालिटी गुड शिप्ड बाय यू, वी वांट टू मेक श्योर योर गुड्स आर ओके। आपने वो ईमेल तो आपके पास है, अब उसने इंस्पेक्शन कर ली, आपके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो है, लेकिन उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उस आदमी का सिर्फ साइन है, रुशनीक सिंह। अरे रुशनीक सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एबीसी इटली की कंपनी का अगर आदमी था वो इंस्पेक्शन कंपनी, या तो वो इंस्पेक्ट, जैसे मेरी कंपनी है एडीके इंडिया, या तो मैं अपने लेटर हेड पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाऊंगा। एक प्लेन कागज पे आपने सिर्फ 4-10 पन्ने बना लिए, साइज ठीक है, कलर ठीक है, ये ठीक है, हाथ से लिखा हुआ है, एक सिग्नेचर मार दी है रुशनीत सिंह, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं काउंट होगी आपकी। मैं उसे कहां से प्रूव करूंगा कि ये इटली कंपनी की का रिप्रेजेंटेटिव था और इसने इनकी इंस्पेक्शन की है? ना उस इंस्पेक्शन कंपनी एजेंसी का नाम उसके अंदर, ना उसका लेटर हेड, ना वो कंपनी इटालियन कंपनी का रिप्रेजेंटेशन दिखा पा रहा है। बोला नहीं सर, वो तो आता था, ये बस मुझे पन्ने बना के देता था और साइन करता था। मैंने कहा, आपने साइन किया उसके ऊपर? उसके एक्सपोर्टर के साइन भी नहीं है उसमें। जब आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो फैक्ट्री में, वो फाइंडिंग निकाल रहा है, तो आप भी तो एक साइन करोगे उस पर कि हाँ आपने जो फाइंडिंग निकाली है, मैं उसके लिए मैं भी मानता हूँ कि ये फाइंडिंग आपकी सही है। वो भी नहीं है आपके पास। फिर हमने कहा चल एक कोई बात नहीं, ऐसे काम कर, पिछले 3 साल में कोई ऐसी ईमेल है जब उसने बायर ने एक बार बोला हो कि द क्वालिटी इज गुड? हमें तो जब भी तूने ईमेल भेजी है उसमें यही लिखा हुआ है क्वालिटी खराब आती है, क्वालिटी खराब आती है, क्वालिटी खराब आती है। आज भी लॉयर भी उसने यही बोला कि भाई साहब मैं तो परेशान हूँ उस फैक्ट्री से, इसलिए मैंने एक आदमी वहां रखा हुआ था
लेकिन उस आदमी ने भी मुझे बोला कि क्वालिटी खराब है, इन्होंने फिर भी मेरा को माल भेज दिया। अब इस केस में आप बताओ कैसे क्लाइंट लायबल है? एक चीज ये भी थी कि माल को भेजने की अप्रूवल भी बायर की क्यों नहीं दी थी फॉरवर्डर को। गुड्स आर ओके टू शिप, और फॉरवर्डर को उसने बोला था पिक अप द गुड्स। जब इम्पोर्टर कह रहा है कि क्वालिटी ठीक नहीं है मत भेजिए, तो ये एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है? इसीलिए तुमने कहा कि आपके अब वो बायर उसको डिस्क्रेडिट कर रहा है, नहीं ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू सेंड। हमने कहा ये ईमेल देख ले तू, ही हैज सेंट एन ईमेल टू द फैक्ट्री दैट गुड्स आर ओके टू शिप, एंड आपका फॉरवर्डर जो है आपका नॉमिनेशन है उसको ईमेल भेजिए उसने। अप्रूवल टू द फॉरवर्डर। एक लॉ है इंडिया में, अगर आप एमएसएमई हैं और गुड शिप हो चुके हैं मतलब लोकल इंडिया में, 45 डेज के अंदर अंदर 15 डेज के अंदर अंदर अगर कोई कंप्लेंट आपने नहीं की है, दैट इज डीम्ड एक्सेप्टेंस, तो उसके बाद कंप्लेंट मानी नहीं जाएगी उसके बाद। ऐसा कोई एक्सपोर्ट लॉ भी है कि अगर इतने दिन में कंप्लेंट अगर आई तो फिर वो एक्सेप्टेंस ही मानी जाती है? नहीं, इंटरनेशनल में इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है, लेकिन जो प्रोसेस वो फॉलो हुआ है उसको अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे तो वो माना जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव आपने भेजा था, जो ईमेल डाल रहा है जिसमें बायर भी कॉपी में है आप भी कॉपी में हो, उसमें सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है कि वो क्वालिटी के ऊपर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई कमेंट किया है, बाकी ही इज फुल्ली ऑथराइज टू रिलीज द गुड्स, ही इज फुल्ली ऑथराइज टू इंस्पेक्ट द गुड्स, ही इज कोऑर्डिनेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो बायर का जो पहला कॉन्टेस्ट आया था वो ये आया था कि दिस पर्सन इज नॉट ऑथराइज टू मैनेज आवर गुड्स एंड ही इज नॉट ऑथराइज टू रिलीज द गुड्स। हमने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो फिर उसकी ईमेल निकलवाई है, तो वहां से उन्होंने बताया कि ईमेल निकली है, खुद वो इंडियन लड़का है जो आगरा रहता है, उसका ईमेल है जिसमें बायर भी लूप में है। तो अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो पूरी पेमेंट रोक लेते हैं या फिर कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट रोकते हैं, रिलीज नहीं करते? डिपेंड करता है कितना कितना उनको टर्म्स और आपके डॉक्यूमेंट्स टाइटल ऑफ गुड्स कहाँ है, ये भी इस पर डिपेंड करता है। अभी हमने एक टाइटल ऑफ गुड्स पे एक वीडियो भी इसलिए बनाई थी हमने कि अगर आपने बीएल सरेंडर कर दिया, अभी रिसेंटली ये केस आया जिसमें लॉयर यूके का केस है ना भावना, हाँ या तो वो लॉयर कॉन्टेस्ट यही कर रहा है कि अब वो कंपनी यूके की चलेगी बैंकरप्सी में, और शायद 2 महीने या 4 महीने पहले वो माल I'll explain you. In 2020, this buyer filed the insolvency and our client filed the case just now, just 2-3 months back. तो obviously insolvency अगर 2020 की थी तो हमारे लॉयर ने बोला रिकवरी नॉट पॉसिबल। बट अभी भी रिसेंटली ये हुआ कि इसने हमारे क्लाइंट ने गुड्स को रिक्लेम किया है कि अगर मेरे गुड्स में क्वालिटी इश्यूज था और आपने डेबिट नोट रेज किया था तो मुझे गुड्स वापस चाहिए। तो गुड्स वापस का जो कॉन्वर्जेशन है, कम्युनिकेशन है, वो चल रहा है इंसॉल्वेंसी मैनेजर का और जो बायर का वहां पे लीगल सेल है उनके साथ। पर उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि ना कि किसके पास आरओटी क्लॉज के हिसाब से आज के दिन ये टाइटल जो है, राइट ऑफ टाइटल किसके पास है। तो अगर हमने बिल ऑफ लेडिंग को सरेंडर कर दिया, बायर को दे दिया, तो फिर उस पे वो टाइटल हमने उसको पास कर दिया। सो दैट मीन्स वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस गुड्स एनी मोर। तो आपने किसी कमिटमेंट के थ्रू, किसी प्रॉमिस के थ्रू या उनकी ईमेल पे या उनकी फोन कॉल रिक्वेस्ट पे आपने बिल्टी छोड़ दी है, जिसको हम शिपिंग बिल बोलते हैं, आपने सरेंडर कर दिया उसको, या यहीं पे फॉरवर्डर को बोल दिया कि मेरा बीएल वापस ले लो और इसको एक्सप्रेस सरेंडर कर दो, या आपने डायरेक्ट कुरियर कर दिया बायर को, वो बेसिकली बिल्टी है आपके माल की, वो राइट ऑफ टाइटल आपका नहीं रहा। रिटेंशन ऑफ टाइटल उसने पास ऑन कर दिया बायर को। सो इसका मतलब हमारी इंडिया के अब उसके ऊपर रूल्स भी नहीं चल सकते हैं, इट्स ओनली लॉ नहीं चल सकता, ओनली द यूके लॉ इज एप्लीकेबल नाउ। So he cannot do anything. He cannot get the goods back or get the money, obviously. So I mean, in every case I've seen there is always a learning, you know, that जो हम लोग silly mistakes करते हैं exporter. Yes. अगर वो title जो retention of title, if he keeps it with him and he should be keeping like, you know, normally हम लोगों को अपने purchase orders पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि purchase orders में हमको ये सब चीजें clause जो हैं ये लिखने चाहिए और उस पे रहना चाहिए। बट क्या होता है कि यहाँ पे वी डेवलप अच्छा इसको कंसोलिडेट कर दो, ये भेज दो, डोंट वरी अबाउट द पेमेंट्स, सो हम लोग कर देते हैं। सो दैट इज समथिंग फ्रॉम ऑल द केसेस वी मस्ट लर्न हाउ टू डू बिजनेस। भावना की बात से मैं एक मिनट रोशनी आपसे आपकी बात स्टॉप कर रहा हूँ। इसकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, 20 साल पहले तो इनवॉइस भी ना बुक एजेंसी या स्टेशनरी शॉप से हम प्रिंटेड इनवॉइस लाते थे बनाने के लिए। yes.
सर आजकल वो जमाना चला गया, आपको अपनी टर्मिनोलॉजी भी ऐड करनी पड़ेगी इनवॉइस के साथ में, परचेज ऑर्डर के साथ। जैसे आप रिटेंशन ऑफ टाइटल की बात कर रहे हैं, आपके परचेज ऑर्डर में या परफॉर्मा इनवॉइस में नीचे एक टर्म होना चाहिए, रिटेंशन ऑफ टाइटल विल बी स्टिल विद मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गुड्स आर विद यू अनलेस आई रिसीव द पेमेंट। ये हम ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, इट्स इंडिया में condition या तो आप कोई भी ऐड कर इंडिया में या सकते हो। ओवरसीज में? ओवरसीज, इंडिया में भी कर सकते हो। जैसे हम, आपको याद होगा इंडिया में जो लोकल बिल आते थे वहां आता EONI ऐसे कुछ लिखा आता था, एरर ओमिटेड एंड समथिंग, एक ब्रिटिश नाम है इसका। वो इसलिए होता था कि बिल में कोई गलती हो तो भैया हम इसको ठीक करने को तैयार है, इसको फाइनल बिल ना माना जाए, ऐसा कुछ उसकी इंग्लिश की, हिंदी उसका वर्जन था ये। क्योंकि मेरे को याद है जब हम पढ़ते थे उस टाइम, तो मैंने निकाला था कि EOINI मतलब क्या होता है, हर इनवॉइस के नीचे लिखा होता है। तो आपको ना वो टर्म एंड कंडीशन परफॉर्मा इनवॉइस के नीचे होने चाहिए कि मेरा माल लेट होगा तो मेरे पे क्या लायबिलिटी आ सकती है, मेरे माल की क्वालिटी खराब होगी तो मेरी लायबिलिटी कहाँ तक सीमित है। तो एक लिमिटेशन लॉ है इंडिया में कि अगर 3 साल हो गए हैं और आपकी पेमेंट नहीं मिली है तो 3 साल के बाद आप पेमेंट को क्लेम ही नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा लॉ कोई तो इंडिया में overseas- है। बाहर तो बाहर इंडिया में कैसे है आइडियली, ऐसा लॉ इंटरनेशनल नहीं है कि कितने टाइम के बाद आपका क्लेम सेटल नहीं होगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा अगर आपका केस पुराना है और कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में है तो चांसेस स्लिम है, बट यू कैन स्टिल डू इट। कंपनी एस्टैब्लिशमेंट है मतलब? कंपनी एग्जिस्टेंस में होगी अगर, ओके। क्योंकि ये तो पैटर्न हमने देखा है पिछले 3 साल में, अगर हम 150+ केसेस हम कर चुके हैं तो हमने ये पैटर्न भी देखा है कि जो फ्रॉड होगा ना वो 2-3 साल कंपनी चलाता ही नहीं है अपनी। ऐसा भी है कि अगर वो कंपनी बदल देगा तो वो पैसा नहीं देगा, वो उसके लिए नहीं लायबल नहीं मिलेगा, रहेगा? बिल्कुल। ऐसा क्यों? तो ऐसा तो बहुत, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा तो बहुत आसान है भी, कंपनी बनाओ, इंपोर्ट कराओ, करोड़ों रुपए अंदर करो, कंपनी चेंज कर दो, दोबारा दूसरी कंपनी खोल लो। इंडिया में भी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाएंगे और एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म में क्रेडिट ले लेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि अगर दूसरी प्राइवेट लिमिटेड बनाते हो और इसको आप कर देते हो बैंकरप्ट तो आप पैसा ले सकते हो। डायरेक्टर्स आर नॉट Bankruptcy लायबल। cases are actually dealt in the bankruptcy court only. So it nothing much, anyone can do. बैंक्रप्सी एक अलग चीज है कि, और कंपनी Yes. बंद करनी अलग चीज है कि हाँ, तो कंपनी बंद इंसॉल्वेंसी दिखा देते हैं ना, ये हमारे इंडिया में भी लॉ इंसॉल्वेंसी का बहुत अभी इजी कर दिया इसलिए उन्होंने। बाहर ये बहुत आसान है, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दो कंपनी के साथ, नई कंपनी खोल लो एक बार। ऐसे लोग कर देते हैं वहां पर, हैं आसानी से। आसानी से नहीं करते हैं लेकिन वो प्रोसेस चलता रहता है। उन्होंने नई कंपनी खोल ली, उस But नई कंपनी में काम कर रहे हैं। जिनका गोल ही यही था कि मैंने भाई पैसा अंदर करना लोगों का और फिर मैंने कंपनी करनी है इंसॉल्वेंट, तो वो उधर से करते होंगे, राइट? जो बेईमान है वही करेगा इसको। वही करेगा। इसी कंपनी चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छा Actually, if the प्रॉफिट। invoice is raised in for example, company A, and the company A has filed the insolvency, and after some time they started a new company in the name of B, but the invoice which we are challenging, is invoice A company, so we cannot get because that company has filed the insolvency. इंसॉल्वेंसी होने के बाद कोई हो कि भाई इंसॉल्वेंट होएगी, जो एसेट्स बिकेंगे, जो और कुर्की वगैरह होगी, बहुत ऐसा कम कुछ? चांसेस होते हैं रश्मिक जी, बिकॉज शायद एक पैसा, 100 रुपए में एक पैसा, 1 रुपया बहुत में नहीं, रेयर एक पैसा। चांसेस होते हैं because all the suppliers falls under the unsecured creditors. So there are stages like the first the bankruptcy court will see कि क्या debts हैं, like court की fees, administration fees, then employees का पैसा, then कोई बैंक का कोई debt है, वो पहले वो clear होता है, and जो after बचेगा वो that they बटेगा। will see there is any money left, then it gets distributed अच्छा, among the इसमें unsecured इसमें creditors first come first service पे, जो बचेगा वो बटेगा। first come first पे बटेगा। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है आपके लिए, और हमने एक केस में बैंकरप्सी से पहले इसलिए रिकवरी आ गई थी क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां आपके इमोशन से खेलना चाहती हैं, और क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा होता है उधार का, एक्सपोर्टर का, वो जब वो चैप्टर 7 या इंसॉल्वेंसी को अप्लाई करती है कोर्ट में, तब वो मार्केट में हवा फैला देती है कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मैं तो दिवालिया हो गया। एक्चुअली में वो सिर्फ उसने भी इंसॉल्वेंसी फाइल की है कि भाई मैं इस बिजनेस को नहीं चला पा रहा हूं, मेरे खर्चे और मेरे आमदनी जो है वो हिसाब से नहीं बैठ रही है, तो मेरी इस कंपनी को बंद कर दिया जाए।
और उसका पूरा ड्यू प्रोसेस है जो कि 6 से 8 महीने से लेकर कम से कम 2 से 3 साल भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन आप एज ए सप्लायर हो, आपको ईमेल डाल देगा जी मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। तो हमारे इस केस में क्या हुआ था, पीयर 1 इंपोर्ट्स है यूएस का, बहुत बड़ा रिटेलर है जो अब तो डिक्लेयर हो गया बैंकरप्ट। उसने इंडिया के सभी सप्लायर्स को बोल दिया था कि आई एम गोइंग बैंकरप्ट। उसने फॉर्म भी भेजे सबको कि आपका जिसका जितना जितना पैसा है वो बताएं मेरे को। कई लोग तो सोचते ही रह गए कि करना क्या है। एक स्मार्ट एक्सपोर्टर था जो टाइम पे हमारे पास आ गया, उसने बोला जी मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो एक लॉयर दो और ये मेरी रिकवरी करा के दो। शायद $21,000 का उसका एक लास्ट कंटेनर बचा था, उसकी पेमेंट नहीं आई थी। तो वो जब वकील जब गया बैंक्रप्सी कोर्ट में तो पता लगा कि बैंक्रप्सी अभी सिर्फ एप्लीकेशन फाइल हुई है, विच इज चैप्टर 7। चैप्टर 11 इज व्हेन यू एक्चुअली आर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कोर्ट। तो डिक्लेयर जब तक कोर्ट नहीं करे तब तक वो बैंकरप्ट नहीं हुआ, नहीं है। उसके बीच का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन ले ली। अब जब वो कोर्ट एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, एक फाइनेंशियल सीपीए को अपॉइंट करता है एज ए कोर्ट मॉनिटर्ड एमडी ऑफ द कंपनी, जब तक आपके पास चांस है आपके पैसे मिल जाएंगे आपको। अगर उन्होंने अपॉइंट कर दिया ऑडिटर की भाई अब हम सब कुछ फ्रीज कर रहे हैं और रोशनीक सिंह को हम एक एज ए सीपी अपॉइंट कर रहे हैं, इस कंपनी का मालिक ये है, अब ये कंपनी चलाएगा, ये सारे हिसाब किताब को देखेगा और हमें कोर्ट में आके रिपोर्ट करेगा कि किसकी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है पैसा देने की, तब तो आप फंस गए अगर वो अपॉइंट हो चुका है। लेकिन वो जब तक अपॉइंट नहीं हुआ, जब तक आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, जिस दिन रोशनीक सिंह को अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, उस दिन आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए, क्योंकि वो अब रोशनीक सिंह का फैसला है कि सबसे पहले किसके पैसे जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि उसने फाइल की बैंकरप्सी, अभी उसमें अभी टाइम लगेगा, 4 से 8 महीने लगेंगे। और यहाँ से आपके वाले क्लाइंट ने जिसका $21,000 का केस था, उसने आपसे बात करके आपने लॉयर अपॉइंट कर दिया, लॉयर ने वहां ईमेल डाल दी होगी, तो वो कंपनी यूएस वाली थी, वो ये भी पूछती कि यार मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो बोल सकती है ना। सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ गया ना, उसके पूरे पैसे मिले उसको। बट वो बोल सकती थी ना कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो रहा हूं, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो कैसे मिले पैसे उसके? अभी उसने सिर्फ फाइल किया है कोर्ट में, वो कंपनी ऑपरेशन में है। बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू ही उसको हुआ था पैसा, मतलब बैंक्रप्सी कोर्ट ने ही उसको किया था, बिकॉज शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु फाइल्ड द केस। गॉट इट। शी वाज लाइक, इसमें भी ये होता है कि ना, इवन इफ यू आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में भी ना आप फर्स्ट कम फर्स्ट पे है, हु इज फाइलिंग द केस फर्स्ट। सो इफ देयर इज अ like little money, so they distribute among the first all the unsecured creditors. जो वेट करते रह गए वो रह गए, जिनने केस फाइल कर दी उनको पैसे मिल गए। कई लोगों के पैसे मिट्टी हो गए। अब हमारे पास ऐसे 3 केस हमने ड्रॉप किए जिसमें रिकवरी केस और ड्रॉप हो गए थे। कितने डॉलर का चेक आया था? $32,000 का पेमेंट था, $32 का चेक आया है। तो भाई ये पैसे हैं आपके, और क्या करेगा $32 का? वो $15 तो बैंक में कट गया उसके। वो लकी ब्रांड का आया था एक ना, 1 पाउंड रिकवरी, 1 पाउंड आया था एक का। अभी भावना जी ने बोला कि एक्सपोर्टर्स मेक सिली मिस्टेक्स, तो कैन यू नंबर सब मिस्टेक्स भावना जी की, ये हमें जो मिस्टेक्स हम करते हैं और क्या नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फॉर इंडियन ऑडियंस जो इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो क्या मिस्टेक्स नहीं करनी और क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, कुछ 2-4 की लिस्ट कैन यू टेल? एक्चुअली बहुत सारी चीजें, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग हमको जब परचेज ऑर्डर आते हैं, पहले तो हमें अपने पीओस को ही सेट करना है कि परचेज ऑर्डर में, मैंने अभी रिसेंटली एक केस आया है, वो उसमें लिखा हुआ है 100% एडवांस पेमेंट इनवॉइस में, और पेमेंट आ रही है 30% एडवांस, और बैलेंस में वो बीएल रिलीज कर रहा है। सो what we are mentioning, हम वो मैच ही नहीं कर रहे, तो हम खुद अपने आप को डिफर कर देते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम लोग पीओ में क्या लिख रहे हैं और वही हम इनवॉइस में मेंशन करें, एंड गो विद दैट ओनली। एक्सपोर्टर्स इतने कह लो कि डेस्परेट है इंडिया के, उनको ना पीओ पढ़ना आता है और ना वो पीओ पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ क्वांटिटी है, प्राइस है, ऑर्डर है, भेजो, ऐसी होता है मेरे ख्याल से। नहीं होती उसमें, हाँ नहीं होती है, बट वो पढ़ते नहीं है, यू सेड पढ़ते नहीं है। हाँ, बायर पीओ में अपनी इंफॉर्मेशन तो भेज देता है, बट हमारी फैक्ट्रीज अगर इंफॉर्मेशन है भी तो वो ध्यान नहीं की तरफ। इसमें एक और नॉलेज आपको मैं डाल देता हूँ, नॉलेज बदल जाते हैं, दे समहाउ दे फील, कई केसेस में अच्छा गुड्स भेज देते हैं, माल तो आ जाएगा, कोई नहीं, दे गो ऑन अ फ्रेंडली नोट एज वेल। उसके अलावा जब आपको पता चल गया कि आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट डिले हो रहा है,
तो एक फ्रेंडली नोट में उनको रिमाइंडर्स दे रहे हैं, जबकि आई थिंक हमको रिमाइंडर्स तो लिखने ही नहीं चाहिए, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और लास्ट रिमाइंडर। वी जस्ट से लाइक एक मेल भेजना चाहिए और मैक्सिमम 2, और उसमें हमको बहुत प्रिसाइसली लिखना चाहिए दैट दे शुड दैट्स, उसके बाद इमीडिएटली थर्ड एक्शन शुड बी योर लीगल, कि यू शुड गो लीगल वे। एंड एक और चीज होती है कि ना, बायर ना कई बार बहुत नेगोशिएट करता है, एक पेमेंट प्लान देता है। सो बेसिकली यहाँ पे समझना है कि ना उस पेमेंट प्लान दे रहा है, अच्छा मैं आपको ना अक्टूबर के लास्ट वीक से पेमेंट करना शुरू करूंगा, ठीक है। ही इज बाइंग टाइम। कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं, वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है, रैप अप कर रहा है, इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा है, तो हम उस पैटर्न में हम लोग एंटेंगल्ड हो जाते हैं कि ना कि हाँ वो बायर हमने हमें एक नया डेट दिया है, फिर एक नया डेट दे रहा है, इस तरीके से उम्मीद, एक झूठी उम्मीद पे आदमी जिंदा हो जाता है। इंडिया उम्मीद में कल्चर, रहते हैं। इंडिया फिर कल्चर दूसरी ही चीज ऐसा है होती कि है, यार बायर ग्राहक से बोलते हैं, बिगाड़ने नहीं है, ग्राहक से हाँ बिगाड़ने नहीं, कल्चर ही ऐसा है इंडिया का। हाँ, we just start trusting them, which is okay. You trust the buyer, but this is a professionalism which one should maintain in the business, which is very important and good and healthy for both the parties, for mutual growth itself. दूसरा ये होता है कि ना कई बार हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कि आपका गुड्स खराब है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो हम एकदम से लिखना शुरू कर देते हैं, ओके ओके आई अंडरस्टैंड, इसमें वुड में प्रॉब्लम होगी, कपड़े में ये प्रॉब्लम होगी, हम चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। We should not immediately report, unless there also one should have a professional approach. Okay, if there is a quality claim, then you establish the quality claim. कई केसेस में ऐसे होता है कि वो क्वालिटी क्लेम है जी, मगर कोई डेबिट नोट नहीं आया है, बायर ने पैसे नहीं दिए, जबकि यूएसए जैसी कंट्री में आप बिना डेबिट नोट के क्वालिटी के लिए आप कोई डिडक्शन कर ही नहीं सकते हो, आप पेमेंट को इसका स्टॉप नहीं कर टेक्निकल सकते। नाम है आपका क्लेम एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अब क्लेम एस्टैब्लिश एक प्रोसेस है। आपने एक बोला मेरा प्रोसेस है। आपने बोला मेरा माल खराब है, तो मैंने आपको 100 पीस दिए थे, कितने पीस खराब है? वो बोलेगा मैंने तो चेक नहीं किए। अभी एक रिसेंट केस, मतलब करंट क्लाइंट है, वो हमारे बाइंग हाउस का क्लाइंट है, और यहाँ से टेबल्स गई 50, और उसने चार चार टेबल खोली, चारों टेबल में उसको दिखा कि ब्रास में कालापन आ रहा है। बोला ये तो सारा माल खराब है, 50 टेबल का 100 रुपए डॉलर की पेमेंट है, मुझे $5,000 का क्लेम, 100% टेबल का क्लेम डाल के भेज दिया कि रिप्लेसमेंट ऑर्डर दे रहा हूँ, ये 50 तो मैं कूड़े में फेंक रहा हूँ, मुझे नई 50 बना के दो। हमने वहां ये पूछा, फैक्ट्री को पूछा भी तूने अपने काउंटर को चेक किया? बोला सर काउंटर तो चेक किया है, हल्का हल्का कालापन तो है उसमें, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरी 50 के 50 टेबल जो है वो खराब होंगी। हमने कहा एक काम करते हैं, हम 10 टेबल खुलवाते हैं, अभी 4 खुली हुई है, 6 और खुलवाते हैं। अगर इन 10 में से 2 या 3 में ये कालापन दिखा उसको, तो ये 100% क्लेम एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। उसने 6 टेबल और खोली, 6 में से 3 टेबल में और कालापन आ गया, तो आप हो गए टोटल 10 में 7 टेबलें। अब उसने कहा सर ये ना माइनर रिपेयर से ठीक हो सकती हैं। हमने कहा ठीक है, माइनर रिपेयर ठीक होती है तो हम वहां पे आदमी बुला के यूएस के वेयर हाउस में कॉस्टिंग करवा लेते हैं कि 50 की 50 टेबल खोलेगा, इसको ठीक करेगा, रीपैकिंग करेगा, उसका खर्चा कितना है। वो खर्चा आया $5500। अब फैक्ट्री के पास चॉइस आ गई कि मैं $5500 का खर्चा दूं कि मैं 50,000 ये 5,000 भूल जाऊं और नई टेबल भेज दूं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं क्लेम एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। आप कहाँ खड़े हो, कितने पीस का क्लेम है, कितने पीस सैल्वेज हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, वो सब राइटिंग में है आपके पास। आपने लिख के भेज दिया, ओ आई अंडरस्टैंड देयर माइट बी सम क्वालिटी इशू। इस सम क्वालिटी इशू में ना हमारे एक एक्सपोर्टर है जिसको मैं बात कर रहा था, वो बहुत बड़े कंपनी के साथ जो काम किया उसने यूरोप की, उसने व्हाट्सएप पे एडमिट किया हुआ था कि दे माइट बी सम वुडन क्वालिटी प्रॉब्लम, आई विल रिप्लेस। अब ना कोई क्वांटिटी मेंशन है, आई विल रिप्लेस का मतलब 4 कंटेनर का माल। बाहर ने बोला चारों कंटेनर तेरे खराब हैं। अरे ऐसे कैसे खराब है भाई 4 कंटेनर? बोला ये देखो उनका व्हाट्सएप है, ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो हमने 76,000 यूरो का उसको क्लेम डाल दिया। तो ये जो क्लेम एस्टैब्लिशमेंट का ना, इट्स ए प्रोसेस। हम नहीं कह रहे कि आप क्लाइंट को ट्रस्ट मत करो, क्लाइंट को ट्रस्ट करो, लेकिन बात करो फैक्ट्स पे, बात करो एविडेंसेस पे, और अपनी इंटरनल टीम के साथ बैठ के डोंट रिएक्ट, गिव ए प्रॉपर रेस्पॉन्स कि आई अंडरस्टैंड देयर माइट बी सम इश्यूज। और एक वो बिजनेस में हम लोग, मतलब एज एन एक्सपीरियंस मैंने सीखा है, डू नॉट गो इनटू इंटेंशन बिहाइंड व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग। आप पीछे उसको बेईमान मत सोचो, आप मानो कि वो कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, लेकिन क्या उसके पास उसके एविडेंसेस हैं? तो अगर आप
एक सिंगल लाइन में लिखो ना, आई अंडरस्टैंड जॉन दैट यू माइट हैव फेस्ड अ इशू, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट इशू बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू। ये कहने से ही आपने उसको ओपन कर दिया कि बेटा जब तक तू और पिक्चर नहीं भेजेगा मेरे को, मैं विश्वास कर रहा हूँ तू दुखी है, तू परेशान है, क्वालिटी खराब है, लेकिन मैं कैसे मानूं, मेरे को तो देखना पड़ेगा ना सामान क्या चीज है। ये हम छोड़ देते हैं, ये हम बिल्कुल मिस कर जाते हैं। And there is also a particular percentage of the goods, when you are establishing a claim, so there should be a number of, pieces. And even if the factory can even also ask for कि okay हम लोग आ जाते हैं आपके वेयर हाउस में, कंट्री में आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है तो प्लीज लें, उससे बाहर एक बार को मतलब समझेगा कि अच्छा ये तो आना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, क्लेम आया, मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ, हम दुबई गए, वाकई में उसमें क्लेम था और फैक्ट्री ने एग्री किया, वेयर हाउस में जब चेक किया, और बायर ने जेन्युइन था, उसने सिर्फ हमको 25% चार्ज किया उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं कि हम पूरा नहीं पे करेंगे एंड ऑल दैट, बट देर इज अ वे टू एस्टेब्लिश द क्लेम। ऐसा क्या प्रोसेस है, ऐसा क्या तरीका है कि जो बायर है कंप्लेंट ना कर सके, या फिर क्या हम इस प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं कि हम उधार ही ना बेचें बाहर, हम एलसी पे काम करें या फिर बैंक गारंटी पे काम करें? क्योंकि कुछ मैंने सुना है, मैंने एक्सपोर्ट्स इज वेरी नहीं, एमएसएमई में एलसी और ये बैंक गारंटियां काम नहीं करती हैं, ये बड़े बिजनेस में काम करती हैं, क्योंकि एलसी बहुत महंगी होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटी होती है। इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आपका बायर उधार मांग रहा है तो आप फैक्टोरिंग कंपनियां इंडिया में हैं, आज शायद कम से कम 10 कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं ऑलरेडी फैक्टोरिंग कंपनियां। आप बायर को सिंपल बात बोलोगे कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी पे फैक्टोरिंग करवा लूंगा मैं। और फैक्टोरिंग में क्या होता है कि जैसे आप बायर हाँ करता है कि ठीक है फैक्टरिंग करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप एक इंडिया की फैक्टरिंग कंपनी को अप्लाई करते हो कि मुझे एक बायर की ऑर्डर पे फैक्टरिंग करानी है। फैक्टरिंग कंपनी आपकी सिविल और बायर की सिविल और उसके साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक का अकाउंट है, 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट है, वो सब वो मांगते हैं, और वो डायरेक्ट बायर से मांगते हैं, आपको नहीं, क्लाइंट को नहीं बोलेंगे कि भाई एक्सपोर्टर आप मंगा दो। आपसे सिर्फ बायर का एड्रेस मांगेंगे, ईमेल एड्रेस मांगेंगे, फोन नंबर मांगेंगे, और वहां की जो उनकी लोकल सिविल की पार्टनरशिप है जिस भी कंपनी के साथ, वो वहां का प्रोसेस पूरा करती है और इंडिया की सिविल यहाँ का प्रोसेस पूरा करेगी। और फैक्टरिंग कंपनी के बाद दोनों पार्टी की सिविल रिपोर्ट आ जाएगी कि ये कितने लेवल तक का उधार हम दे सकते हैं। मान लीजिए उसने बोला ये 1 लाख तक का ऑर्डर देगा, और फैक्टरिंग कंपनी कहती है सर हमें लगता है कि 60,000 से ऊपर का हम रिस्क नहीं ले सकते इसके ऊपर, तो बायर जो है वो पीओ 60,000 से ऊपर का नहीं बनाएगा, आप 60,000 तक का पीओ बनाइए। उसमें जैसे ही आप माल शिप करते हो 80% पैसा आपको इमीडिएटली फैक्टरिंग कंपनी पे कर देती है अपनी जेब से। तो 60,000 का मतलब $48,000 तो आपको, बीएल आपने भेजा, शिपिंग की कॉपी दी, फैक्टरिंग कंपनी ने आपको $48,000 ट्रांसफर कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ बायर। और अब जो फैक्टरिंग कंपनी करती है पेमेंट? फैक्टरिंग कंपनी है तो कर दे वो अपनी, ये जो हेज फंड वो लाए हैं, वो हेज फंड इसी काम आता है। उन्होंने उधर इंश्योरेंस ली हुई है अपने बायर के अगेंस्ट में कि अगर बायर नहीं डिफॉल्ट करेगा तो वह इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने टाइप कर लिया, तो वहां उन्होंने सिविल की बेसिस पे, अगर वो आपको 80 बोल रहा है इसका मतलब उसके बाद लाख की लिमिट है, तो उसने फिर भी 20% कम करके बायर को 80 का दे दिया कि 60 का दे दिया कि इतने का ऑर्डर कर सकते हो आप। अब आपको पैसा मिल गया, आपकी टर्म्स है बायर से 30 दिन की, उधारी का काम है, तो बायर ने बोला मुझे 30 दिन का उधार चाहिए या मुझे 60 दिन का चाहिए, 90 दिन का चाहिए, उनकी जो फीस है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो हर महीने चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 30 दिन का अगर पीरियड है, 30 दिन के बाद बायर से वो पैसा मांगेंगे, बायर से उनको पूरे 60,000 मिलेंगे। बायर से या फिर बायर से मांगनी है, ठीक है। बायर से तो फैक्टरिंग कंपनी बायर से मांगेगी ना, तो बायर उसको फीस इसको चार्ज $60,000 दे करेंगे? देगा। टू whom they will charge the fee of factoring? To the supplier ना? नहीं, वो चार्ज तो फैक्ट्री को होगा। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, बायर से कुछ नहीं, बायर से सिर्फ पेमेंट आनी है। जो आपने प्रोसेस बोला कि दे विल कॉन्टैक्ट देयर लेट मी फिनिश। तो 48,000 आपको आ गया, 80% पैसा, अब आपका $12,000 बचा है, और 1 महीने की उधारी अगर है तो 1 महीने का बहुत नॉमिनल चार्ज फैक्टरिंग कंपनी अपना इंटरेस्ट रखती है। मैं नहीं समझता है 12,000 की पेमेंट होगी तो मुश्किल से $300-400 या $500 के आसपास उनका चार्ज बैठेगा 1 महीने की उधारी का। बाकी सारा पैसा आपको मिल जाएगा, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट काट लिया और आपको बाकी पैसा दे दिया। तो अब आपका बायर भी खुश है तो उधार मिल गया उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, और आपकी पेमेंट सिक्योर्ड है क्योंकि बायर अगर नहीं भी देगा आपके पैसे फैक्टरिंग कंपनी देगी। अब वो जाने और बाहर जाने।
तो वो सिर्फ $400-500 के रिस्क पे हमें पेमेंट दे देती है। एग्जैक्टली, तो जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ही एक आपका लॉस है बस। गॉट इट, गॉट इट। और जब आपने कहा कि वो ड्यू डिलिजेंस करती है सामने वाली पार्टी की, तो क्या वो पार्टी से डॉक्यूमेंट्स मंगाती है, उसके वहाँ की जो क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी है वहां से मंगाती है? वो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, एक्सपोर्टर को डिटेल नहीं मिलती। एक्सपोर्टर से सिर्फ बायर का डिटेल मांगा जाता है कि किसकी फैक्टरिंग करानी है आपने। फिर वो जिस कंट्री में है बायर, वहां की उनकी जो काउंटर पार्टी होती है वो आपस में बात करते हैं। नहीं, वो बायर से बात करते हैं, बायर या उस कंट्री कंसर्न कंट्री की क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी से बात करते हैं जो बायर की रिपोर्ट निकाल के देती है उनको? जो इंडियन फैक्टरिंग कंपनी है उसका जो उस कंट्री का पार्टनर है वो बायर से कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, वो बायर से बन करेगा, दैट्स हाँ, राइट। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए ना तो बायर कंफर्टेबल होगा मैं एक्सपोर्टर को क्यों दूंगा 6 महीने की स्टेटमेंट। हम्म, पॉसिबल ही नहीं है ना, मैं किसी क्लाइंट से बोलूं अपनी 6 महीने स्टेटमेंट दे दे यार बिल्कुल बिजनेस ठीक की। है, वो तो किसी बैंक को ही देगा ना। बिल्कुल ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो भावना जी पे मेरा अभी क्वेश्चन मेरा चल रहा था कि क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से पेमेंट फंसती है, बिकॉज हमारा मेन चैप्टर पेमेंट रिकवरी का है, और क्या करें कि पेमेंट ना फंसे। तो कुछ पॉइंट्स भावना जी अगर आप इस पे ऐड कर पाए, यहाँ लोकेश जी। मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो सक्सेसफुल अभी जिसमें आई वुड से इट वाज ए गुडविल जेस्चर फ्रॉम द फेडरेशन, बिकॉज वो गलती एक्सपोर्टर की नहीं थी और वो सिंपली एक प्रोसीजरल मिस्टेक की वजह से ही वॉज रियली सफरिंग। अगर हम इन्वॉल्व हो गए होते तो शायद 20% पैसा हम कमा सकते थे उसमें, लेकिन हमें लगा नहीं कि हम इस काम में कहीं पैसा देखें। हुआ यह था कि एक एक्सपोर्टर 2-3 साल से बाहर से काम कर रहा था, और जब उसका एक पेमेंट 84,000 यूरोस का ड्यू हो गया, 30 दिन का उसका पेमेंट टर्म्स था, एंड ही वाज ए वेरी हैप्पी बायर। उनके आपस में ट्रस्ट बहुत था, जर्मनी कंपनी थी, पैसा कभी आज तक डिले नहीं हुआ। तो ये सारा प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं उसने कुछ फॉलो नहीं किया था। तो जब 30 दिन पूरे हो गए तो उन्होंने 4-5 दिन और मांगे, और फिर उसके बाद जब एक हफ्ता और, जो जो कि पहली बार हुआ था कि उन्होंने टाइम और मांगा है, अदरवाइज 30 दिन में पहले पैसा आया था। देन दे वर गिवन अ बैंक ट्रांसफर ऑफ 84,000 यूरोस टू वन सेम नेम कंपनी इन इटली, कि ये आपका पैसा हमने आपकी इटालियन कंपनी में दे दिया है। उसका माथा ठनका कि मेरी तो कोई कंपनी इटली में है ही नहीं, और ये सेम नाम से रुशनीक सिंह एक्सपोर्ट, मैं भी रुशनीक सिंह एक्सपोर्ट हूँ, ऊपर भी लिखा हुआ रुशनीक एक्सपोर्ट। बोला मैडम मेरी तो कोई इटली में, वो फिर वहां से उनकी बातचीत शुरू हुई ईमेल पे। वो बोला मेरी तो कंपनी नहीं इटली में कोई इस नाम से, और मैं क्यों इटली में कंपनी खोलूंगा, मैं तो इंडिया का मैन्युफैक्चरर हूँ, मुंबई बेस्ड, ये दिल्ली बेस्ड है यहाँ पटेल नगर में। एंड देन दे सेड कि नहीं आपका ईमेल आया था, आपके एमडी के ईमेल से ईमेल आया हमारे पास, रुशनीक सिंह नाम लिखा हुआ था। जब उसने बोला कि आप इसको, इस ईमेल एड्रेस को अलोंगेट करो, क्योंकि ईमेल जब आउटलुक में आती है तो रुशनीक सिंह आएगा, लेकिन पीछे क्या ईमेल एड्रेस है वो नहीं पता आपको क्या है। उसने फिर ध्यान से देखा तो रुशनीक सिंह में SING है सिर्फ ईमेल में। एक नया फेक अकाउंट बना के किसी ने यूरोप से वो हैकिंग की उसकी, और वो पैसा 84,000 यूरोस इस कंपनी ने इटली ट्रांसफर कर दिया। जब उसने बोला कि भाई ये पैसा तो आपने गलत जगह भेज दिया, तो दे स्टार्टेड सेइंग नो, नहीं हमारा, हम वी आर नॉट लाइबल, हमने पैसा दे दिया, अब आप जानो और आप अपनी रिकवरी अपने आप कराओ। तब उसको समझ में आया कि ये तो क्लाइंट भी मेरा अच्छा है, हेल्दी क्लाइंट है, रिपीट ऑर्डर भी देता रहता है, 3 साल से काम कर रहा है। 19,000 यूरो का माल बॉम्बे पोर्ट पे पड़ा हुआ था, 35,000 यूरो का माल फैक्ट्री में डिस्पैच के लिए रेडी था। देन ही गेव मी अ कॉल कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। उसने किसी से पूछा था, उसने मेरा नाम बताया, तो देन ही कॉल्ड हिज मर्चेंडाइजर। उसने भी उसको यही बोला, हमारे को उसने भी वीडियो टेस्टिमोनियल दिया है। उसने कहा हाँ सर ये लोकेश जी का नाम तो मैंने सुना है। तो बोला मेरे को 2 लोगों से, एक इंडस्ट्री से और एक मेरे अपने मर्चेंट से आपका नाम मैंने सुना, तो मेरे को लगा मेरे को आपसे बात करनी चाहिए। और जब हमने बात की तो मैंने उसको फर्स्ट लेवल पे बोला कि ये पैसा आपका आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जिस कंपनी का नाम आप ले रहे हो उस कंपनी को मैं पर्सनली, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं, 30 साल हो गए हमारे क्रॉस बॉर्डर, तो वो कंपनी हेल्दी है। एंड सिंस इट इज ए NGO फॉर्मेट ऑफ द कंपनी, तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। अगर आप उस रास्ते से पैसा निकलवा सकते हो तो निकलवा लेना, मैं 1-2 कॉल आपकी लगेंगी, 1-2 स्टेप में बता दूंगा। अगर नहीं हुआ तो वी विल टेक अप द केस, तो आपके 20% लग जाएंगे। बोला सर ये माल का क्या करूं। मैंने कहा माल तो आपको भेजना चाहिए, आपका ये माल अब नहीं है, आपको PO आया हुआ है,
ये माल भी आप भेजोगे तो इसके पैसे भी आपको मिलेंगे। तो 19,000 जो 1,000 यूरो का जो माल बॉम्बे पड़ा है वो कल डिस्पैच होना, उसको रोको मत, आप डिस्पैच कर दो उसको, उसकी इनवॉइस भी रेस करो। और 35,000 जो अभी रेडी है इसको भेजो, ताकि आपका ये 54,000 का इनवॉइस तो सही पैसा पहले यहाँ मंगवा लो। अब झगड़ा सिर्फ रहेगा 84,000 यूरो का। उसके लिए आपको छोटा अमाउंट नहीं है, 2 या 3,000 यूरो में एक फ्लाइट टिकट आती है, तो मुश्किल से 2,000 यूरो भी लगेंगे आपके। आप कंपनी के चेयरमैन का टाइम मांगो कि भैया मालिक कौन है कंपनी का ये। अभी तो अकाउंटेंट और ये मर्चेंट ही बात कर रहे हैं ना, आप एज ए मालिक इन्वॉल्व हो जाओ और बोलो मुझे तो अपने मालिक से मिलना है। अल्टीमेटली वो गया, उसने मेल डाला, देन ही कॉल्ड मी 2 days बैक कि नाउ द एमडी इज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद मी एंड ही हैज आस्क्ड मी गिव ऑल द डिटेल्स। तो हमने दिल्ली में इंडिया में एक एफआईआर करा दो साइबर क्राइम की। मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ से कोई हैकिंग नहीं हुई है, इंडिया में कोई क्राइम नहीं हुआ है, ये क्राइम यूरोप में हुआ है। आप बिल्कुल मना कर दो कि जी मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को तो अपने पैसे चाहिए। और ये 54,000 भी मैंने भेज दिया माल आपका, इसके पैसे भी भेज दो, ये मेरे जो इंडियन बैंक अकाउंट में है, और 84 भी दे दो। उसको शायद 1 डेढ़ महीने लगा, 1.5 महीने में उसका फोन आया कि लोकेश जी मेरे पैसे आ गए, 84,000 यूरो आ गए, प्लस उसका रिपीट ऑर्डर भी आ गया है। कैसे आ गए ये पैसे? उसने उस कंपनी ने दे दिए पैसे कि हाँ, गलती उन्होंने हमारे से गलती हुई है? पकड़ ली, वो हमने उसको, देखो ये प्रोसेस बताया था मैं आपको, जब बैंक अकाउंट चेंज होता है ना इंटरनेशनल बिजनेस में, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस आप भी कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्टर भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। जब भी कभी आप बिजनेस का अपना बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, स्पेशली जहां पेमेंट आपको मंगानी है, उसका एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो होता है। कहीं लिखा नहीं हुआ है ये, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बैंक अकाउंट चेंज करेंगे तो पहला ही फर्स्ट स्टेप, आप ईमेल भेज दिया आपने। सेकंड स्टेप है ईमेल का स्क्रीनशॉट, जिस ईमेल एड्रेस से आप रेगुलर कम्युनिकेशन करते हो उसका स्क्रीनशॉट उस कंपनी के मालिक को, इस कंपनी का मालिक एक्सपोर्टर जो है वो डायरेक्ट फोन से करेगा अपने, या वो व्हाट्सएप से करे, चाहे वो मैसेज भेजे, चाहे वो आई मैसेज भेजे, चाहे वो टेलीग्राम करे। और थर्ड है वो फोन कॉल करेगा, मालिक से बात करेगा कि लोकेश जी मैंने अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लिया है, वो सिटी बैंक से अब चला गया है कैनरा बैंक में, मैंने आपको ईमेल भी कर दिया है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है, मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए। और मैं सिर्फ रोशनी सिंह से बात करूंगा, अगर मेरा क्लाइंट रोशनी सिंह है, मैं रोशनी सिंह के ईए से बात नहीं करूंगा, मैं भावना से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आइडियली फोन फेस टाइम पे करो, व्हाट्सएप वीडियो पे करो, उसको रिकॉर्ड कर लो, दैट इज द नॉर्मल। तो जब ये प्रोसेस समझाया उसको, तो उनकी ये समझ में नहीं आया कि कोई बैंक अकाउंट चेंज हुआ तो उसके अकाउंटेंट की घंटी क्यों नहीं बजी। कैसे इंडिया का एक्सपोर्टर इटली में कंपनी खोलेगा और 84,000 यूरो मंगा लेगा? तो 84 यूरो नहीं भेजने, पेटीएम नहीं कर रहे हो आप 150 रुपए, 84,000 यूरो है और आपने भेज दिए पैसे ऐसे ही। तो उसको जब ये पूरा प्रोसेस समझाया कि सर ऐसे ही टर्म होता है, इनफैक्ट मैंने पूरी स्टोरी बना के दी थी क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया था। हमारे एक क्लाइंट एक्सपोर्टर है जिसकी पेमेंट मेरे यहाँ यूएस अकाउंट से आती है, उनका मेरे इंटरनेट बैंकिंग में अकाउंट सेटअप किया हुआ है। जैसे हम वायर ट्रांसफर करते हैं तो, या हम एनईएफटी करते हैं तो हम अकाउंट बना लेते हैं अपना, कि जब जब बार बार रिपीट करेंगे तो बैंक ऑलरेडी है एंटर्ड उसकी डिटेल। वो उनका पुराना बैंक अकाउंट डिटेल एंटर्ड था। मैंने उन्होंने बोला मेरा बैंक चेंज हो गया, मैंने वो ड्यू डिलिजेंस किया और अपने बैंक ऑफ अमेरिका अकाउंट में उनका नया अकाउंट बना दिया, एक और नए बैंक का। और उसी दिन 2 वायर कर दिए, $1,02,000 का और एक शायद $55,000 का। आइडियली एक दिन छोड़ के सेकंड डे वो पैसा आ जाना चाहिए उनके पास। मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया उनको भी, आपके नए बैंक में मैंने पैसा भेज दिया। 3 दिन हो गए पैसा नहीं पहुंचा, मेरे पैसा बैंक से कट चुका है। 4 दिन हो गए पैसा नहीं पहुंचा। तब वो बोले सर आपका पैसा तो हमें मिला ही नहीं। मेरा माथा ठनक गया, मैंने कहा पैसा कहाँ चला गया बैंक ऑफ अमेरिका से। फिर मैंने बैंक ऑफ अमेरिका फोन किया अपने बैंक में, बोला सर आपको ना हमने एक ईमेल भेजी है, आपको वो ईमेल मैं दोबारा नहीं भेजूंगा, आप वो सर्च कीजिए, आपके जो आपने हमारे साथ ईमेल रजिस्टर किया हुआ है उस ईमेल पे कोड आया हुआ है आपके पास, उस कोड को आपको मुझे फोन पे बताओगे तो मैं इसको फ्रॉड से हटा के वापस पैसा आपका बैंक में ट्रांसफर होगा, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो। इस लेवल पे बैंकिंग चल रही है आज की डेट में। मैंने वो ढूंढा ईमेल तो मुझे स्पैम में मिला ईमेल, क्योंकि नॉर्मल ईमेल मिल जाता तो मुझे पता लग जाता, मैं भी 3-4 रोज हम बिजनेस करते हैं, ईमेल तो चेक करते हैं, वो स्पैम में चला गया था। फिर मैंने कॉल किया, कोड बताया, तो उसने फ्रॉड से उसको ट्रांजैक्शन को रिमूव किया, फ्रॉड डिपार्टमेंट ने, और इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने फिर वो पैसा भेजा। मतलब उसमें 4-5 दिन लगे, लेकिन मेरी तसल्ली हो गई कि हाँ
मेरी गलती थी कि मैंने पुराना बैंक अकाउंट चेंज नहीं किया, हटाया नहीं, नया ऐड कर दिया और उसी दिन दो कटाकर 2 वायर भी कर दिए। मैं काम जेन्युइन कर रहा हूँ, लेकिन बैंक इसको जेन्युइन नहीं मानता। बैंक सोचता है कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इसके अकाउंट में, कहीं तो इसका जो लैपटॉप हैक हो गया हो, कहीं तो इसका। जामन की जो कंपनी थी उसने एक्चुअली पेमेंट की थी या नहीं की थी? इटली में की थी पेमेंट उसने। उसको भी तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि भाई बैंक से नोटिफिकेशन आया होगा। तो अब वो, हाँ, वो जो उनकी स्टोरी है, उनने वहां जर्मनी में अपने केस फाइल किया है साइबर क्राइम का, क्योंकि यूरोपियन है, ईयू है, तो मैं समझता हूँ उनका रिकोर्स जल्दी मिल जाएगा। लेकिन ये साइबर क्राइम वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, ये ट्रेस छोड़ते नहीं है कुछ। हम्म। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा एक लेसन आई वुड से एज एन इंसिडेंट बताऊंगा। बैंक अकाउंट चेंज होते हैं, लेकिन जस्ट डोंट टेक देम लाइटली। वी शुड इन्फॉर्म अवर कस्टमर कि भैया मेरा यही एक अकाउंट है इकलौता, अगर आप किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। वी शुड इन्फॉर्म द कस्टमर इन द फर्स्ट गो। डेफिनेटली, कर देना उनको पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। जब आप चेंज करोगे बैंक अकाउंट, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही करना है, नहीं तो Got it. गलती हो सकती है। मतलब मैं तो 30 साल का स्पैन देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी एक्सपोर्टर देखे हैं, स्पेशली मुरादाबाद में, जहाँ एक कोई कारीगर टाइप का एक्सपोर्टर है बेचारे, जो कर रहे थे काम, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। एक लड़का रख लिया मर्चेंट, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में इंग्लिश में तो लिखना पड़ेगा आपको। तो लड़का स्मार्ट है, उसने अपनी कंपनी खोल ली, हम्म। अपनी ही कंपनी के पीओ बना के माल भी शिप कर दिया और पैसा अपने अकाउंट में ले लिया। और जब वो पीछे, जब उसने एक मूडी ट्रांजेक्शन की, तब नौकरी छोड़ के चला गया। अब वो बाहर से पूछ रहा है मेरी पेमेंट, बोला पेमेंट तो आपके अकाउंट में आ चुकी है। तो अल्टीमेटली पता लगा जब 20 लाख की रकम जो है गायब हो गई। ना बंदा मिल रहा है वो लड़का, ना बाहर है। बस ये समझ लो कि बिजनेस ऐसे धड़ाम गिरा जैसे कोई बुलडोजर चल गया पे। अब वो लड़का नया 20 लाख रुपए लेके इन दिल्ली फेयर में पार्टिसिपेट करने चला गया, नए बिजनेस में। मतलब ऐसा फ्रॉड भी लोग खेल के और सामने आ जाते हैं। अपनी ही कंपनी में आदमी को रखा हुआ था उसने, जो उसका मर्चेंट था। अह, चलो, बहुत 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 ही धन्यवाद लोकेश जी। आपका कैसे मैं थैंक यू बोलूँ भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और हम पिछले 1 सवा घंटे से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी बात शुरू हुई थी हमारी और 1 सवा घंटा हो गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। बट वी हैव टू मेक एन हॉल्ट हेयर बिकॉज ये वीडियो में ये इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो इसको हम पार्ट 1 करते हैं रुकेश जी। हमारा पार्ट 1 था हमारी इंटरव्यू का, हमारी हमारी मीटिंग का। लेट अस रीशेड्यूल इट, पार्ट 2 भी शुरू करते हैं, ताकि जो मेरे बाकी क्वेश्चंस थे, अभी बहुत कुछ बाकी है आपके यहाँ से बहुत कुछ आना। बाकी है। अभी हमने ना अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कुछ जो केसेस फेल होते हैं, कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिकली क्यों फेल होते हैं, हम पार्ट 2 उस पर बनाना चाहिए हमारे को। हाँ, जरूर बनाएंगे। और इसको और कैसे आगे लेके जाना है, आपसे कैसे अगर किसी को इंटरेक्ट करना तो वो उसका प्रोसेस क्या है, और कौन सी कंट्री में बच के चलना है, कौन सी कंट्री में इजी चलना है, इजी हमारा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जरूर। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में जरूर करेंगे डिस्कस जी। सर्टनली, मोस्ट वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद। मैनी थैंक्स टू भावना जी एंड लोकेश जी फॉर थैंक यू योर, सो मच। आपके हम पास लोगों को इतना। अभी बस मैं लास्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, आप शायद उसको रिकॉर्ड करेंगे, कि मेरे से परसों मेरा एक यूएसए से बाहर आया था, वो पूछ रहा था कि तुमने इस बिजनेस में क्यों हाथ डाला है। हम्म। मैंने कहा देखो, मेरे को जो एक खुशी मिलती है ना, हमें आज भी एक क्लेम, हमने आज हमारा एक गुड न्यूज आई है कि $2,500 की किस्त एक एक्सपोर्टर की बन गई है। उसके $10,000 कहीं फंसे हुए थे, तो बायर ने भी किया और 2,500 का फर्स्ट ट्रांसफर भी कर दिया उसने। तो वो जो एक, क्योंकि मैं खुद भोगी रहा हूँ, और मैंने देखा है कि जब पैसा रुकता है तो आपकी कैसे टुमलाट होती है, और स्पेशली जिस बिजनेस में बड़े पैसे इन्वॉल्व है, उसमें हो सकता है आपका बिजनेस ठप भी हो जाएगा। हम्म। तो वो जो खुशी है ना, हम लोगों को वो मोटिवेट करती है, और लोगों को बताने के लिए कि भैया तुम गलतियां मत करो, हम कर चुके थे, हमने जैसे मर्जी निकाल लिया, आगे हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। आप थोड़ा स्मार्ट खेलो, क्योंकि जब ठोकर खाओगे ना, तब शायद उठने का मौका ना मिले आपको। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो जरूरत है ना लोकेश जी, वो रिकवरी सर्विसेज की तो रही भी है और रहेगी भी जब तक दुनिया है। बट जो जरूरत है वो एजुकेशन की है, कि लोगों को नहीं पता कि किसको माल बेचना है, कैसे बेचना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या मैंने रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे मेरे पेमेंट ना फंसे। ये इस पॉइंट पे ना पूरी इंडिया कह लो, पूरी
कोई नॉलेज नहीं है, और मतलब वो रोज फंस रही है। इस समय हम अगर बात कर रहे हैं तो इस समय लाखों बिल ऐसे कट रहे होंगे अपनी अपनी फैक्ट्रीज में, जो माल बिल्कुल। उधार में जा रहा होगा और इनकी पेमेंट नहीं आनी होगी, पेमेंट बिल्कुल नहीं आनी होगी, ऐसे अभी बिल कट रहे होंगे बहुत सारे। हम लोग सोचते हैं, कई बार मेहर भावना बात करते हैं, हम कहते हैं यार एक्सपोर्टर को इतना पैसा होता है कि उसको 2-2 करोड़ 3.5 करोड़ की पेमेंट डूबी हुई है और उसका काम चल रहा है। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते यार, मैं तो नहीं इमेजिन कर सकता। मैं हालांकि ठीक है हम इतना बड़े नहीं है, लेकिन किसी के 2-3 करोड़ रुपए फंस जाए और वो बेचारा 2 साल से परेशान हो, तुम काम कैसे करते हो यार? वो काम ऐसे ही कर रहे हैं लोकेश जी कि बस आई चलाई चल रही है, बैंक के ऊपर गेम चल रही है, उधार आ रहा है उधार जा रहा है, टोपियां घूम रही है। जिस दिन टोपियां घूमनी बंद हो गई उस दिन हाँ, एक टॉपिक गायब हुई, बस उस दिन काम ठप है। हम भी बैंकरप्ट हो जाएंगे, और क्या होगा। जी जी। चलिए जी, चलो बहुत एनीवे, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद भावना जी एंड लोकेश जी you. फॉर योर Thank you so वंडरफुल much. प्रेजेंस जी। बहुत थैंक धन्यवाद, यू। बहुत धन्यवाद। ऑल ऑल द राइट, ऑल बेस्ट, राइट, बाय बाय, टेक केयर। बाय। Bye.